ऑन रिकॉर्ड और ये अब सी कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, विच पेयर ऑफ क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज? हमजा इज सेइंग डी, बाकी बच्चों का ख्याल है। अगर हम चार्ज और एम्पेयर को देखें तो एम्पेयर क्या है? एम्पेयर यूनिट है, राइट? इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। एफिशिएंसी का, अच्छा इसमें भी ये यूनिट आ गया, किलोग्राम इज अ यूनिट, मास लिखा होता तो सही होता। दूसरी बात, एफिशिएंसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है? एफिशिएंसी में आप क्या करते हो? एफिशिएंसी में आप करते हो, फॉर एग्जांपल आपने कर दिया यूजफुल पावर या फिर एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल पावर स्लैश एनर्जी, ठीक है? इसके इवेंचुअली कोई यूनिट्स नहीं आएंगे, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाते हैं वो यूनिट्स। सो दिस इज आल्सो नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल गलत दिखा हुआ है। पास्कल एंड स्ट्रेन, पास्कल वंस अगेन यूनिट है, और स्ट्रेन का मसला क्या है? स्ट्रेन भी वही चीज होती है, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, डेल्टा एन अपॉन एल इसके यूनिट्स नहीं होते, ठीक है? तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। पीरियड, पीरियड से मुराद है टाइम पीरियड यानी सेकंड्स में, और पोटेंशियल डिफरेंस से मुराद है यानी वोल्ट्स, ठीक है? सो द आंसर शुड बी डी। Actually, which list of unit prefixes decreases in magnitude from left to right? So from left to right, which decreases in magnitude? D, yes, perfect. So भाई किलो जो है वो 10 पावर 3 होता है, ये 10 पावर माइनस 3 होता है, और पी को मेरे ख्याल से 10 पावर माइनस 12 होता है, if I am not wrong. माइक्रो नैनो पीको, बिल्कुल। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? द ड्रैग कोफिशिएंट इज अ नंबर विद नो यूनिट्स, ठीक है? इज अ नंबर विद नो यूनिट्स. It is used to compare the drag on different cars at different speeds. CD is given by the equation, where F is the drag force on the car, rho is the density of the air, A is the cross-section area of the car, and V is the speed of the car. ठीक है? What is the value of n? हमें जो है वो ये value of n निकालनी है। अगर याद होगा तो ये homogeneity of an equation से जो है वो है। तो CD की क्या बोले? CD की बोले कोई यूनिट्स नहीं है, so no units इक्वल्स टू, टू के कोई यूनिट्स नहीं होते हैं तो उसको भी हम छोड़ सकते हैं। एक काम करते हैं, नो यूनिट्स की जगह मैं 1 लिख रहा हूँ, ठीक है? आई एम राइटिंग 1। टू के यूनिट्स होंगे, फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इनटू एक्सीलरेशन हो गया। ये v वेलोसिटी है यानी मीटर पर सेकंड की पावर n। रो क्या हो जाएगा? रो हो जाता है केजी पर मीटर क्यूब। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, केजी केजी कैंसिल, मीटर की पावर -3 और मीटर स्क्वायर ये दोनों कैंसिल करके मीटर की पावर -1 बच जाएगा सिर्फ, ठीक है? एंड देन व्हाट इज गोइंग टू बिकम इज 1 इक्वल्स टू मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? ये मीटर -1 ऊपर भेज देते हैं, सो इनटू मीटर की पावर -1। यहाँ पे मीटर की पावर n ऊपर चल जाएगा यानी मीटर की पावर -n हो जाएगा, और सेकेंड की पावर -n ऊपर जाके सेकेंड की पावर n हो जाएगा, ठीक है? फाइनली सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से क्या आ रहा है? अच्छा सॉरी, एक चीज हो गई मुझसे मिस्टेक, ये मीटर होगा, ठीक है? मीटर की पावर -1 ऊपर जाएगा तो मीटर हो जाएगा, ठीक है? और बाकी सब सही किया है, ठीक है? लेट्स सिंप्लीफाई दिस। ये हो जाए, किसी का माइक खुला हुआ है शायद। अच्छा, सो दिस इज गोइंग टू बिकम मीटर स्क्वायर -n, यानी मीटर की पावर 2 -n और सेकंड की पावर -2 +n, राइट? मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, -n इधर आ गया, -2 और ये +n हो गया, और हमें पता है ये 1 के बराबर है। 1 के बराबर का मतलब क्या है? यहाँ पे बेसिकली मीटर की पावर 0 है, सो 0 इक्वल्स टू 2 -n एंड 0 इक्वल्स टू -2 +n। दोनों तरफ से आप करोगे तो आपके पास एक ही आंसर आएगा कि n इक्वल्स टू 2 एंड दैट इज योर ऑप्शन बी, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम हामिद। इसमें सिर्फ होमोजेनिटी की बस जो है आपने जो है वो प्रॉपर्ली देख के आराम से जो है वो कैलकुलेशन करनी है, अपनी पावर से ख्याल रखना है उसका। A micrometer screw gauge is used to measure the diameter of a small uniform steel sphere, ठीक है? Summer 22-13 है। Sir, you have a lecture on homogeneity? Yes, Hamza, सब कुछ डला हुआ है। I have a lecture on homogeneity. A micrometer screw gauge is used to measure the diameter of a small uniform steel sphere. The measurement of the diameter is 5 millimeters plus minus 0.01 millimeters. What is the percentage uncertainty in the calculated volume of the sphere using these values? This paper is summer 22 question paper 13, ठीक है? Summer 22 question paper 13. चलो भाई, आई एम गिविंग यू ऑल सम टाइम, डू दिस क्वेश्चन फॉर मी। इसका मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है 4 वाले का।
हाँ जी, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। अच्छा, अब दो तरीके हैं इसको करने के। या तो आप डायमीटर से रेडियस निकाल लो और फिर उससे कैलकुलेशन कर लो, या फिर आप वॉल्यूम के फॉर्मूला को डायमीटर के लिहाज से कर दो, ठीक है। अच्छा, ये तो तुम्हारी डायमीटर की रीडिंग है विच इज 5 ± 0.01, राइट। अगर हम रेडियस बोलते तो रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है 2.5 ±0.005। ऑब्वियसली डायमीटर डिवाइड बाय 2 इज रेडियस। जब डिवाइड कर रहे हो तो प्रिंसिपल वैल्यू भी डिवाइड होगी और अनसर्टेनिटी भी डिवाइड होगी, दोनों डिवाइड होगी, सही है। अच्छा, अब आप चाहो आप सीधा सीधा जो है वो रेडियस के थ्रू ही कैलकुलेशन कर दो। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 चाहिए, सो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 टाइम्स बाय डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100, ठीक है। यानी आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर को। वो कैसे निकलेगी? वो निकल जाएगी सिंपली, आप आराम से कर सकते हो। 3 टाइम्स 0.005 डिवाइडेड बाई 2.5 into 100 and you should hopefully be getting an answer of 0.6। एक तरीका ये है करने को, ठीक है। आई होप इससे 0.6 ही आ रहा हो। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका यह था कि आप वॉल्यूम के ही फॉर्मूला में डायमीटर ले आओ, यानी इधर d/2 सब्स्टिट्यूट करके इसको फिर सॉल्व करके देख लो कि फाइनल क्या फॉर्मूला। तो ऑल्टरनेट पाथवे वुड हैव बीन वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई एंड देन यू वुड हैव डन ओके d/2 क्यूब, और एक नया फॉर्मूला बना लो अपने स्फीयर के वॉल्यूम का इन टर्म्स ऑफ द डायमीटर। सो 4/3 पाई इंटू d क्यूब ओवर 8। सो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यानी वॉल्यूम वर्क्स आउट टू बी पाई d क्यूब्ड ओवर 6। रिगार्डलेस कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 चाहिए है तो वो वैसे ही निकलेगा 3 टाइम्स डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, ठीक है। सो आपने जो है वो 0.01 ओवर 5 इंटू 100 कर देना है और आपके पास 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद यही आंसर आएगा 0.6। Forces of magnitude 2 Newton, 4 Newton and 7 Newton combine to produce a resultant force. The magnitudes of the three forces are fixed, but the forces may act in any direction in the same plane, ठीक है। मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है लेकिन एंगल फिक्स नहीं है जिसपे वो एक्ट कर सकते हैं। What is not a possible magnitude of the resultant force? तो भाई क्या चीज एक पॉसिबल मैग्नीट्यूड नहीं है ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स? आई थिंक हमने सवाल किया भी था पहले, आई रिमेम्बर। एंड यस, मेजॉरिटी बच्चे ए बोल रहे हैं, इट इज ए 0 न्यूटन्स। बाकी सब पॉसिबल हो जाएंगे विथ सम कॉम्बिनेशन, बट आपके पास ए पॉसिबल होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, वो वाई इज क्या कहती हैं, वाई इज ए नॉट पॉसिबल, ठीक है। मतलब ए क्यों पॉसिबल नहीं है और बाकी ये सारे किस तरह से पॉसिबल हो जाते हैं या कैसे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नाउ अगर हम देखें तो लेट्स फॉर एग्जांपल टॉक अबाउट 13 न्यूटन्स, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल 13 न्यूटन्स। तो अगर मैं 7 न्यूटन यूं रखूं, इफ आई पुट 7 न्यूटन्स लाइक दिस, then I put the 4 newtons also like this, and then I also put the 2 newtons like this. So 7 plus 4 11, 11 plus 2 13 newtons, ये equal to 13 newtons बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 8 न्यूटन्स बनाना होता, ठीक है, इफ आई हैड टू मेक 8 न्यूटन्स, तो क्या हो जाता? आई थिंक अच्छा, अगर हम 5 की पहले बात कर लेंगे, वो 5 मेरे दिमाग में आ रहा है। सो अगर हम 5 की पहले बात कर लेंगे तो हम 7 न्यूटन एक उधर रखें, ठीक है। देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट 4 न्यूटन ऑपोजिट एंड वी कैन पुट 2 न्यूटन विद द 7 न्यूटन, ठीक है। तो 2 न्यूटन और ये वाली 7 न्यूटन, तो 7 plus 2 9, 9 minus 4 will become 5, ठीक है। तो 5 भी पॉसिबल है, 13 भी पॉसिबल है। अच्छा, अगर हम 8 की बात करते हैं तो अच्छा, 8 शुड ऑल्सो भी पॉसिबल, ठीक है। किस तरीके से या कैसे पॉसिबल होगा? मोस्ट प्रोबेबली विद सम एंगुलर डिविएशन, ठीक है। सो अगर हमारे पास लेट्स से आई डोंट नो, लेट्स सी,
कि अगर मैं करना चाहूँ, नहीं एक सेकेंड, अच्छा, आई थिंक दिस शैल बी अ मोर क्रूड वे, क्योंकि मुझे अभी तक समझ नहीं आएगा कि मैं इसकी ट्रायल क्या करूँ। कैमरा ऑन नहीं कर सकता मैं, या चलो 2 मिनट दो, आई ट्राई टू डू द कैमरा ऑन। अच्छा, 8 न्यूटन कैसे पॉसिबल होगा? ये किसी ना किसी जो है वो, मतलब द फोर्सेस विल बी एट सम एंगल्स, ठीक है, दे विल बी एट सम एंगल्स। तो लेट्स से मे बी इट इज समथिंग, आई डोंट नो, इसको मैं क्या करूं, आई डोंट थिंक इससे मुझे तो पॉसिबल, हाँ मतलब एग्जैक्टली साइन कॉस से ही होगा। अच्छा, बेसिकली जो बात है ना समझने की रही वाइस में, वो ये समझने की बात है कि 7 4 और 2 में, हाँ मैं बता, तो 7 4 और 2 में, अच्छा अब देखो, 7 को अगर मैं कैंसल आउट करना चाहूं, ठीक है, सो मैं उसको कैंसल आउट नहीं कर सकता ना। जब आपने कोई भी फोर्स कैंसल आउट करनी होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 7 न्यूटन की फोर्स इधर है, तो आपने अगर उसको कैंसल आउट करना है तो यू लाजिमन नीड 7 न्यूटन ऑफ फोर्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, आपको लाजिमन 7 न्यूटन फोर्स ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन चाहिए होगी। प्रॉब्लम क्या है, आपके पास 2 और 4 ही है, और आप कैंसल आउट भी तभी करोगे सिर्फ जब वो कंप्लीटली ऑपोजिट होंगे, राइट? सो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू क्रिएट अ कॉम्बिनेशन लाइक दिस, 7 के बिल्कुल ऑपोजिट 7 में हो, राइट? और वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है, हमारे पास 2 और 4 ही है, वो 6 तक ही बन सकते हैं, वो 7 तक नहीं बन सकते। सो द लीस्ट मैग्नीट्यूड वी कैन गेट इज 1 न्यूटन, द लीस्ट मैग्नीट्यूड वी कैन गेट इज 1 न्यूटन, हम 0 तक नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन 8, अब 8 में हम जो है वी कैन हैव सम एंगल पे, सो मे बी यू कुड हैव लाइक 7 न्यूटन लाइक दिस, ठीक है, इसके ऊपर 2 न्यूटन कुछ एंगल पे रख लो, आई डोंट नो, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। सो 2 न्यूटन आपको जो है वो कुछ एंगल पे रख लो, एंड मे बी पुट द 4 न्यूटन एट अ मच मोर ग्रेटर एंगल, तो मोस्ट प्रॉब्ली उससे जो है वो आपके पास बन जाएगा कुछ ना कुछ 8 न्यूटन करके। सो 8 न्यूटन इज पॉसिबल, क्योंकि एडिशन से करके आएगा। 8 न्यूटन में आपको सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, 0 न्यूटन लाने के लिए आपको लाजिमन सब्ट्रैक्शन ही चाहिए, राइट? देयर इज नो अदर वे, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, एंड दोनों को ऑपोजिट ही होना पड़ेगा ताकि बिल्कुल कैंसिल आउट हो, चीज 0 आया, ठीक है? इज दिस क्लियर? फेवरेट स्टूडेंट, बस कर दो आदिल। अच्छा, two projectiles X and Y are fired into the air from the same place on level ground and reach the same maximum height as shown, ठीक है? Projectile X is fired vertically upwards and projectile Y is fired at an angle to the horizon. Air resistance is negligible. Which statement is correct? ओके, एक्स एंड वाई आर एट रेस्ट एट देयर मैक्सिमम हाइट्स, वो रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वैसी की वैसी ही है। सो प्रोजेक्टाइल वाई इज नॉट एट रेस्ट एट इट्स टॉप मोस्ट हाइट या मैक्सिमम हाइट, ठीक है? हाँ, वो बात सही है कि एक्स वाला जो है उसकी तो क्योंकि सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी, तो वो तो बिल्कुल रेस्ट पे, लेकिन दोनों रेस्ट पे नहीं। X and Y are fired with the same speed. Once again, unlikely, क्योंकि दोनों को सेम वर्टिकल वेलोसिटी दी गई होगी। यहाँ पे जो भी आपकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटीज थी दोनों की, वो सेम थी, जब भी दोनों सेम हाइट पर रीच करें, है ना? लेकिन सेम स्पीड नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज आपके पास प्रोजेक्टाइल वाले का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, राइट, विच इज गिविंग, विच विल बी एडिंग अप टू इट्स स्पीड, सो दैट इज आल्सो रॉन्ग। एक्स एंड वाई टेक द सेम टाइम टू रिटर्न टू द ग्राउंड। अगर आपने दोनों को सेम इनिशियल वेलोसिटी दी थी और दोनों सेम मैक्सिमम हाइट लेके वापस नीचे आ रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस नहीं है बिल्कुल भी, सो यस दैट इज द करेक्ट पॉइंट कि भाई दोनों का वर्टिकल मोशन एग्जैक्टली सेम होगा। और हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ा भी इस तरह है कि एक वर्टिकल मोशन है जो अलग है, जिसमें वर्टिकल काइनेमैटिक्स पूरी अलग से लगती है, और एक हॉरिजॉन्टल मोशन है जिसमें आप हॉरिजॉन्टल मोशन या हॉरिजॉन्टली काइनेमैटिक्स सारी अलग तरीके से लगाते हैं। एंड एक्स एंड वाई ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, दैट इज रॉन्ग। डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि एक्चुअल पाथ जो नहीं टेक किया, और हमें नजर आ रहा है कि एक्चुअल पाथ दोनों का सेम नहीं है, ठीक है? सो दैट इज आल्सो रॉन्ग। राहिम, क्या चीज समझ नहीं आई? ए एंड बी, एक्स एंड वाई आर एट रेस्ट एट देयर मैक्सिमम हाइट्स ना। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में नो डाउट द वर्टिकल वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज 0, लेकिन राहिमा देयर इज आल्सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो वाई रेस्ट पे नहीं है, वाई वर्टिकल उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है साइड में, लेकिन अभी वो आगे जा रहा है, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी है, सो इट्स नॉट एट रेस्ट, दैट्स व्हाई ए इज रॉन्ग।
और बी की बात क्या है, एक्स एंड वाई आर फायर्ड विद द सेम स्पीड। देखो वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की सेम है क्योंकि दोनों सेम मैक्सिमम हाइट रीच कर रही हैं, लेकिन हम सबको पता है कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी देते हैं, राइट। सो एक्स के पास सिर्फ यू वाई है और वाई के पास दोनों यू वाई यू एक्स है, सो देयरफॉर उसकी रिजल्टेंट भी अलग हो जाएगी। कोई और प्रॉब्लम इसमें, एनी कंफ्यूजन इन दिस? ओके, चलो मूविंग ऑन। अच्छा ये अच्छा सवाल है, आई वांट यू गाइस टू दिस। A small glider moves along a horizontal air track as shown. At each end of the air track, the glider has a perfectly elastic collision with a fixed buffer. ठीक है? The glider moves at a constant speed between collisions. Which graph best represents the variation of time t of the velocity v of the glider as it moves between the two buffers? तो भाई कौन सा ग्राफ सही है? इलास्टिक कोलिजन है, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट रहती है, उस हिसाब से मुझे बता दें आपको कौन सा ग्राफ जो है वो सही लग रहा है। वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है रहमा वहां पे, लेकिन स्पीड की बात हो रही है ना। वर्टिकल वेलोसिटी स्पीड थोड़ी होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का रिजल्टेंट स्पीड होता है ना। वर्टिकल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में जीरो होती है एट मैक्सिमम, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है ही है ना एक्चुअली। सो द करेक्ट आंसर इज बी। इसका आंसर करेक्ट जो है वो डी है। अच्छा, ए बी सी क्यों नहीं हो सकते? ए क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज हमने कहा था इलास्टिक कोलिजन है। अगर तो ये इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी डिक्रीज नहीं करनी चाहिए थी, हम सबको पता है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है उसमें, तो वेलोसिटी भी उसकी सेम रहनी चाहिए थी, विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट बीइंग शोन ओवर हियर। सेम रीजन बी इज आल्सो रॉन्ग, बी में यही मसला है। अच्छा, फिर हम आते हैं सी पे। अच्छा, सी में हमें वेलोसिटी वही दिखाई है, ठीक है, दैट इज परफेक्टली फाइन, उसमें तो कोई मसला नहीं है। और डी में भी हमें ये दिखा है। बस सी और डी में जो फर्क है वो फर्क ये है कि सी में गैप छोटे होते जा रहे हैं, यानी द नेक्स्ट सक्सेसिव कोलिजंस आर टेकिंग लेस टाइम, वेयरएज डी में उतना ही टाइम लग रहा है। मेरे ख्याल से सी रॉन्ग है। द रीजन फॉर दैट इज कि भाई अगर तो तुम्हारी इलास्टिक कोलिजन थी और तुम्हारी कांस्टेंट स्पीड है बिटवीन कोलिजंस, इसका मतलब है तुम्हारी वेलोसिटी ना गेन हो रही है ना लूज हो रही है, यानी जितना टाइम तुम्हें पहली कोलिजन में लगा था उतना ही टाइम तुम्हें सक्सेसिव कोलिजन में लगना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करी। डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस भी हम कम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, everything is same, you have the same velocity, so successive collisions will take the same time, they should not get faster, जो सी में हो रहा है। so the answer is therefore डी। किसी को कोई कंफ्यूजन है इस सवाल में तो पूछ ले और समझ ले, अगर नहीं तो प्लीज लेट मी नो। अच्छा जी, ये क्या है? अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द मोमेंटम ऑफ द कार विद टाइम, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ एट अ पर्टिकुलर टाइम? सी रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कार एफ इक्वल्स टू dp by dt, या अगर किसी को डिफरेंशियल रोटेशन समझ नहीं आती तो डेल्टा p by डेल्टा t। क्या ये हार्ड था काफी, चलो कोई बात नहीं, आपका मैं सॉल्व कर लिया। अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑनटू हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड बाउंसेस वर्टिकली अपवर्ड्स। When the ball is in contact with the ground, the following forces act. The weight W of the ball, the contact force P exerted on the ground by the ball, यानी बॉल एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रही है P, और कॉन्टैक्ट फोर्स N exerted on the ball by the ground। सही है? When the ball is in contact with the ground, the ball is momentarily stationary. At this instant, which relationship is correct? तो मोमेंटेरली स्टेशनरी हो जाती है, आपने बताना है इस इंस्टेंट पे कौन सा रिलेशनशिप आपको ठीक लग रहा है। सो अब जो है वो थोड़ी केयरफुल कंसिडरेशन में आंसर चेंज हो रहे हैं, तो आंसर ना ही ए है ना ही बी है, ठीक है, आंसर इज डी। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि जब हम बॉल के ऊपर फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ बॉल के ऊपर ही फोर्सेस की बात करेंगे, और हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था और समझा था व्हेन यू वर डिस्कसिंग फ्री बॉडी डायग्राम्स। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है कि भाई अगर तुम्हें किसी बॉडी के बारे में उस पर फोर्सेस निकालनी है या उस पर कैलकुलेशन करनी है, उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, काइनेमेटिक्स करनी है, व्हाटएवर करना है, उसके बाद आगे आपने, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप सिर्फ उस पर फोर्सेस मार्क करो, बाकी दुनिया जहाँ की फोर्सेस आप मार्क नहीं करो। तो आपको याद होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक जो है वो याद कर ले फ्री बॉडी डायग्राम जो हमने काफी दफा डिस्कस करी है, इंक्लाइन प्लेन में एक ब्लॉक रखा हुआ होता है। अब हम क्या करा करते थे, हम उसका वेट मार्क किया करते थे, फिर
हम उसके ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मार्क किया करते थे। फिर अगर तो उसके ऊपर कोई ना कोई फ्रिक्शन है जो उसको नीचे जाने से रोक रही है, तो वो हम मार्क किया करते थे। एंड यूज्ड टू मार्क ऑल ऑफ द फोर्सेस दैट वर ऑन द ब्लॉक, बिकॉज हमारा मेन टारगेट क्या था, ब्लॉक। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया था कि हमने जो है वो ब्लॉक की नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मार्क कर दी ग्राउंड में कि भाई ब्लॉक भी तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है, या फिर हमने पूरे प्लेटफॉर्म की वेट मार्क कर दी, या फिर जो है वो हमने कोई और सी फोर्स मार्क कर दी जो ब्लॉक पे एक्ट नहीं करी। इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये कॉन्सेप्ट क्या है भाई, जो तुम जिस चीज पे तुम करना चाह रहे हो कैलकुलेशन, जिस चीज को तुम्हारा प्राइमरी कंसर्न है, वही फोर्सेस अपने पास रखना, बाकी फोर्सेस नहीं बनाना। ठीक है। सो देयर इज वन फोर्स ओवर हियर व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द बॉल, और वो है ये पी। अगर पी की डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, द कॉन्टैक्ट फोर्स पी exerted on the ground by the ball, ये बॉल लगा रही है ग्राउंड पे, ये फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं है बॉल। सो दिस इज अ फोर्स दैट वी शुड नॉट बी लुकिंग एट। ये हमारे फ्री बॉडी डायग्राम का पार्ट नहीं। हमारे फ्री बॉडी डायग्राम का पार्ट जो है वो सिर्फ W और N, इनके अलावा कोई और फोर्सेस नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर हमें क्या लिखा हुआ होता है, द बॉल इज मोमेंटरली स्टेशनरी। मोमेंटरली स्टेशनरी में और मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड या एट रेस्ट में बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। मोमेंटरली स्टेशनरी का मतलब ये है कि क्या कहते हैं, मोमेंटरली स्टेशनरी का मतलब ये है कि एट दिस इंस्टेंट बस रेस्ट पे आई, उसके अलावा रेस्ट पे नहीं थी। सो दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम, ये आपको इक्विलिब्रियम नहीं बता रहा। मोमेंटरली स्टेशनरी का मतलब कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है। जैसे हमने देखा, बॉल ऊपर जाती है और फिर इवेंचुअली नीचे आती है, तो वो जब अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होती है तब भी मोमेंटरली स्टेशनरी होती है, लेकिन उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका वेट एक्ट कर रहा होता है जो उसको इवेंचुअली वापस नीचे लेके आता है। राइट। सो इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉल इक्विलिब्रियम पे थी। मोमेंटरी स्टेशनिंग का मतलब ये नहीं होता कि इक्विलिब्रियम लेना। ठीक है। सो दैट मींस अब हमें पता है कि भाई बॉल अब बाउंस करके अब वापस ऊपर जाने लगेगी ना, द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मस्ट गेट ग्रेटर देन द वेट सो दैट इट कैन पुश द बॉल अपवर्ड्स। So the ball is now going to go up, and so your normal contact force exerted by the ground should be greater than the weight and should push the ball up. आदिल, एक सेकेंड मैं जवाब देता हूँ इसका। अच्छा सर, मोमेंटस तो n will be greater because those two forces bounce back. हमजा, n will be greater than weight only। ठीक है। p का हमें नहीं पता, p और n मोस्ट प्रॉब्ली बराबर होंगे बिकॉज ये कॉन्टैक्ट एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से। n और p एक्शन रिएक्शन पेयर्स होंगे तो बराबर होंगे, वो n बड़ा होगा तो p भी बड़ा होगा इन सेंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात हमारे पास क्या आ जाती है, ये कैसे पता चलेगा किस चीज पे फोर्सेस लेनी है क्वेश्चन को देख के कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। ग्राउंड के बारे में तो हम मोस्ट प्रॉब्ली कभी बात नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन हो भी है तो अपने ऑप्शंस देख लो। अगर तुम ग्राउंड की फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे होते तब तुम ये दोनों फोर्सेस नहीं देखते, देन यू वुड हैव नॉट बीन लुकिंग एट दीस टू फोर्सेस, तब तुम सिर्फ पी देख रहे होते। तो उधर से तो कोई और रिलेशनशिप निकल नहीं सकता ना आदिल। तो फिर वैलिड रिलेशनशिप यही निकालना ना, एन और डब्ल्यू का ही रिलेशनशिप निकालना, यानी बॉल का रिलेशनशिप निकालना। अच्छा, पी क्यों नहीं है अभी तो एक्सप्लेन किया मैंने। आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नॉट पी। व्हाई आर वी नॉट टेकिंग पी, मैंने भी बताया कि अभी तुम्हारा कंसर्न क्या है, तुम्हारा कंसर्न बॉल है। बॉल पे क्या हो रहा है ना, तुम्हारा कंसर्न ग्राउंड के साथ नहीं है। तो वो फोर्स जो ग्राउंड पे लग रही है उसका कोई सरोकार नहीं है, या उसका कोई नहीं लिखा हुआ, द कॉन्टैक्ट फोर्स पी exerted ऑन द ग्राउंड बाय द बॉल, इट इज अ फोर्स दैट इज exerted ऑन द ग्राउंड बाय द बॉल, दिस इज नॉट अ फोर्स ऑन द बॉल। ठीक है। बाय बॉल है ना, बॉल पे नहीं लग रही। तुम्हें वो फोर्सेस लेनी है जो ऑन द बॉल है, नॉट बाय द बॉल, ऑन द बॉल। वेट बॉल का है, बॉल पे एक्ट करता है, बॉल को ऊपर नीचे नीचे लेके आता है यूजुअली। कॉन्टैक्ट फोर्स जो एन वाली है वो बॉल पे लग रही है तो वो फ्री बॉडी में है। कॉन्टैक्ट फोर्स पी जो है वो बॉल लगा रही है किसी ऊपर, वो तुम नहीं लोगे कभी भी। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक केस सिनेरियो लेते हैं कि एक दीवार है आपके सामने और आप उस दीवार पे धक्का लगा रहे, ठीक है, लेट्स टेक दैट केस सिनेरियो। तो ये आपकी दीवार है और आप यहाँ पे खड़े हुए जो है वो दीवार पे धक्का लगा रहे, सही है। अब अगर मैं आपको बोलूं भाई आप अपनी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो आपकी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगी, आपके ऊपर एक वेट W एक्ट कर रहा है, आपके ऊपर एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट कर रही होगी, आप दीवार पे एक फोर्स लगा रहे हो, वो आपका फ्री बॉडी डायग्राम का पार्ट नहीं है क्योंकि वो आप लगा रहे हो। ठीक है।
हाँ, लेकिन जो फोर्स दीवार आपके ऊपर लगा रही है, जो आपके रिएक्शन में एक्शन रिएक्शन पेयर का जो रिएक्शन पड़ रहा है आपको, वो हम लेंगे। और हो सकता है कि आप जो है वो फ्रिक्शन आपको बचा रही है पीछे जाने से, कि भाई तुम पीछे ना गिर जाओ, तो फ्रिक्शन तुम्हें रोक के रखी है, भाई आगे ही रहो, और तुम इसलिए आराम से बॉल पे पुश कर पा रहे, राइट। सो ऑलवेज टेक द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, नॉट बाय द बॉडी। बाय द बॉडी वाली फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं आती। अच्छा जी, सो मूविंग ऑनवर्ड्स। अच्छा, ये क्या है? A person stands on the edge of a high cliff that is next to the sea. The person throws the stone vertically upwards. Air resistance acts on the stone. ठीक है, तो क्या है ये? एक हाई क्लिफ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये बंदा, वो एक स्टोन जो है वो वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो करता है। सो ही थ्रोज द स्टोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इवेंचुअली इट विल गो एंड फॉल इनटू अ सी, जो भी है सी के साइड में ना, ठीक है। तो उसने फेंका, वो स्टोन नीचे जाके गिर जाएगा इवेंचुअली उस पे। Which velocity time graph best shows the motion of the stone when it is released until it hits the sea? अच्छा, इसमें हमारी कन्वेंशन बड़ी मैटर करती है, राइट। हम सबको पता है कि हमारी कन्वेंशन कितनी इसमें मायने रखती है। अच्छा, अब अगर हम देखें, ठीक है, तो इस बॉल की कुछ, अगर हम जर्नी को देखना चाहें तो कुछ जर्नीज है। एक है यहाँ पे इसके पास कुछ ना कुछ, इसने इस बंदे ने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी, सम इनिशियल वेलोसिटी वाज गिवन टू इट। इवेंचुअली वो किसी पॉइंट पे जाके रेस्ट पे आती है, वर्टिकल हाइट, जब मैक्सिमम हाइट होती है तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, एंड देन इवेंचुअली द बॉल स्टार्ट्स गोइंग डाउनवर्ड्स, और डाउनवर्ड्स उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है, करती जाती है और करती जाती है, इवेंचुअली इट हिट्स द सी, ठीक है। सो इफ आई एम टू मेक अ कन्वेंशन, अब या तो मैं कन्वेंशन अपवर्ड्स पॉजिटिव बना सकता हूँ, या तो मैं कन्वेंशन डाउनवर्ड्स पॉजिटिव बना सकता हूँ। अगर मैं अपवर्ड्स पॉजिटिव बनाता हूँ, उसका मतलब क्या है कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए और मेरी फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सैडली कोई ऐसा ग्राफ नहीं है जो मुझे ये बता रहा हो कि तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव और फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव, राइट। वी कैन ऑल सी देयर इज नो ग्राफ दैट इज टेलिंग अस इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव। जो बता भी रहे हैं वो फाइनल वेलोसिटी को 0 बता रहे हैं, व्हिच इज रॉन्ग, ठीक है। और ये भी गलत है, पॉजिटिव बता के पॉजिटिव बता रहा है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। सो सी एंड डी आर रॉन्ग। इसका मतलब है हमारी ये वाली कन्वेंशन नहीं, इंस्टेड डाउनवर्ड्स पॉजिटिव है। जब मैं डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लूंगा तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव आनी चाहिए और फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू माय डाउनवर्ड्स कन्वेंशन, राइट। सो दैट मींस इट इज आइदर ए और बी। इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है आपको कि एयर रेजिस्टेंस एक्ट करती है स्टोन पे। इस बात का मतलब ये है कि एयर रेजिस्टेंस जब एक्ट कर रही है तो आपके पास स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन सकती, एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट नहीं है, राइट। दिस इज टेलिंग यू दैट योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, व्हिच इज रॉन्ग। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहती बेचारी जब आपके पास एयर रेजिस्टेंस होती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। फर्स्ट यू हैव अ नेगेटिव वेलोसिटी, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू योर कन्वेंशन तो नेगेटिव, एंड देन वो करते 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 इवेंचुअली 0 होती है एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, एंड देन फिर वो नीचे जाना शुरू हो जाता है, तो नीचे जाते जाते वो सारी वेलोसिटीज आपकी पॉजिटिव हो जाती हैं। सो इट स्टार्ट्स गोइंग लाइक दैट। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, skaters of masses 80 kg and 40 kg move directly towards each other and collide. Before the collision, the heavier skater is moving to the right at a speed of 2 meters per second, and the lighter skater is moving to the left at speed of 1 meter per second. After the collision, the heavier skater moves to the right at a speed of 0.80 meter per second. What is the relative speed of separation of the two skaters? अच्छा, ये सवाल किसी ने मुझे भेजा था पूछने के लिए, उसमें एक मिस्टेक ये थी, यहाँ पे उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल कर दिया व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन ऑफ द टू स्केटर्स, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे समझेंगे रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन की बात हो रही है यानी इलास्टिक कोलिजन हो गई, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ इलास्टिक कोलिजन थी या नहीं, राइट। क्वेश्चन में कोई जब बताना होगा एग्जामिनर को भाई इलास्टिक कोलिजन थी, तो वो क्वेश्चन में लिखेगा द कोलिजन वाज परफेक्टली इलास्टिक या द कोलिजन वाज एन इलास्टिक कोलिजन, व्हाटएवर वर्डिंग्स में इलास्टिक में उसने बताया होगा खुले अल्फाजों में भाई इलास्टिक। जब वो नहीं बता रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से कभी भी assumption ले सकते हो कि इलास्टिक होगी या नहीं। रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन सिर्फ रिलेटिवली निकालना कि वो किस रेट पे सेपरेट कर, इसके इस बात से कोई लिंक नहीं है कि इलास्टिक पोजीशन थी या नहीं थी। रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन आप किसी चीज की भी निकाल सकते, ठीक है। यू कैन वर्क इट आउट फॉर एनी टू क्वांटिटीज, एनी टू बॉडीज एक्चुअली, ठीक है। उसका कोई लिंक नहीं है इस बात से कि इलास्टिक कोलिजन थी या नहीं, राइट।
सो बेसिकली सवाल जो होगा वो सॉल्व वो क्लासिकल मोमेंटम के स्टाइल में ही होगा। स्केटर का एक स्केटर का मास जो है वो 80 केजी था और दूसरे स्केटर का मास जो है वो 40 केजी था। बिफोर कोलिजन क्या होता है? बिफोर कोलिजन हैवी स्केटर इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, यानी ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा होता है, और लाइटर स्केटर जो है इज मूविंग टू द लेफ्ट विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड। After the collision, the heavier skater moves to the right at a speed of 0.80 मीटर पर सेकंड, यानी आफ्टर द कोलिजन हो जाने के बाद, सॉरी राइट पे लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसको कर लेते हैं, इसको इनिशियल कर लेते हैं और इसी का फाइनल फ्रेम बना लेते हैं। हमें इस वाले की नहीं पता, क्या पता ये बेचारा को दबा के चला गया हो, कुछ नहीं पता, बस इसका पता है कि ये 0.80 पे अब राइट की तरफ जा रहा था। ठीक है, और फिर पूछा हुआ आपसे रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन निकाल। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या होती है? अगर आपको याद हो, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन कैन बी वर्कड आउट यूजिंग v2 माइनस v1। ठीक है, जो हमने इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला पढ़ा है उसमें जो हमने जब ये चीज पढ़ी है और हमने जो मैं आपको जब एक्सप्लेनेशन दी है, सो वी लर्न दिस थिंग इज योर रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। आपको कभी भी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच निकालनी हो, आप कन्वेंशन के थ्रू इस चीज में डाल दोगे, आपको रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच मिल जाएगी। और अगर आपको कभी भी जो है वो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन निकालनी हो, तो आप इस फॉर्मूला में उठा के डाल दो विद योर कन्वेंशंस, यू विल गेट योर रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। सही है। अच्छा, नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग कैलकुलेशन। हम इसमें इलास्टिक कोलिजन नहीं लगाएंगे, इनफैक्ट मैं इसमें मोमेंटम की कंजर्वेशन लगाऊंगा, बिकॉज दिस वाज नॉट एन इलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम की कंजर्वेशन लगाते हुए आई एम गोइंग टू से ओके, राइट वर्ड इज पॉजिटिव, 80 into 2 plus 40 into -1, because that's opposite to my convention, will equals to 80 into 0.8, once again positive, और 40 into v2 कर दे, क्योंकि हमें उसकी वेलोसिटी नहीं पता, या v कह लेते हैं सिर्फ और सिर्फ, वी डोंट नो क्या हुआ उसके साथ सर। सो 80 into 2 is 160 minus 40 equals to 80 into 0.8, no idea what that is, 64 एंड प्लस 40v। वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 160 माइनस 40 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 40। सो व्हाट इज दिस कमिंग आउट टू बी? 120 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 40, 1.4 1.4 आ रही है। एंड देन वी कैन वर्क आउट v2 माइनस v1, वो क्या हो जाएगी? अच्छा, इसमें ये क्लियर होना चाहिए आपकी बॉडी 2 कौन सी है, बॉडी 1 कौन सी है। ठीक है, विच बॉडी आर गोइंग टू कॉल बॉडी 1 और बॉडी 2, आपकी मर्जी, आप किसी को भी कह सकते हैं, मैं इसको 1 कह रहा हूँ, इसको 2 कह रहा हूँ, मेरा दिल चाह रहा है इस तरीके से कहना, बस कन्वेंशन के हिसाब से दिला। v2 क्या है? v2 ये रही 1.4, 1.4 क्या है? 1.4 आया है पॉजिटिव, इस बात, हाँ इस बात का मतलब ये है कि ये राइट की तरफ जा रहा है 1.4 की वेलोसिटी से, राइट। सो अकॉर्डिंग टू माय कन्वेंशन 1.4 पॉजिटिव, माइनस फॉर्मूला का पार्ट है, v1 क्या थी? 0.8 है, ठीक है, जो पॉजिटिव ही है। सो वी गोइंग टू डू 1.4 माइनस 0.8, व्हाट इज दिस आंसर कमिंग आउट टू बी? 0.6। सो द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन इज 0.6 मीटर पर सेकेंड, जो हो गया हमारा आंसर। कोई प्रॉब्लम इस पार्ट में? एनी कंफ्यूजन्स? लेट्स डू टिल क्वेश्चन 15, फिर कुछ बच्चों की कल से क्वेरीज आई हैं, सो आई वांट टू एड्रेस दोस, वो हम कर लेंगे आज। अच्छा, कोई चीज समझ में ना आए तो प्लीज बता देना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे, हाँ हाँ, बहुत सारे बच्चे जो है वो इंतहाई चुप चुप बैठे हैं आज फॉर सम रीजन। ठीक है, तो आई डोंट नो, कोई भी चीज अगर आप लोगों को समझ में ना आए या कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो प्लीज लेट मी नो। दूसरा, ट्राई किया करो भाई, सर के साथ सॉल्व कर लो चीजों को, गिव आंसर्स, जब मैं पूछूं आंसर्स बताओ, क्योंकि यूजुअली होता है कि कुछ बच्चे आंसर दे रहे होते हैं, बाकी बच्चे आंसर नहीं देते। Which statement describes the two forces in a couple? कपल क्या होता है भाई? कपल होता है कि दो ऐसी फोर्सेस which act at a distance are equal in magnitude but opposite in direction and फलाना ढिमका blah blah blah. They act in the same direction? No. They act at the same point? No. They must be separated by a distance. उनके बीच में एक distance d होना चाहिए ताकि आप उसकी टॉर्क निकाल सको। ठीक है, they produce zero resultant force, that is absolutely correct, because दोनों की
फोर्सेस बराबर होते हैं, सो दे शुड कैंसल आउट ईच अदर कंप्लीटली, दे प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट मोमेंट, बिल्कुल गलत, वह टॉर्क बनाती है जो हम कैलकुलेट करते हैं बाय फोर्स इनटू डिस्टेंस। फिर क्या है ये, a street lamp is fixed to a wall by a metal rod and a cable, which vector triangle could represent the forces acting on the end of the rod at point P? एक सेकंड आदिल, बस ये 15 तक करवा लूं, पर क्वेश्चन पूछ लेना पीछे सवाल में। अच्छा एक सेकंड, मैं उसमें वापस लेके जाता हूँ, पूछना। सो विच वेक्टर ट्राइंगल, हमें रॉड की बतानी, ठीक है। तो एक हमारे पास ये रही टेंशन, एक हमारे पास ये रही वेट, ठीक है। तो क्या होगा, एक फोर्स डाउनवर्ड्स और एक फोर्स क्यों टेढ़ी है, ठीक है। तो ये सही है, लेकिन ये वाली गलत हो गई, ये वाली गलत है, ये वाली गलत है, ये डाउनवर्ड्स, ये सही है, और ये कोई फोर्स होगी, मोस्ट प्रोबेबली फ्रिक्शन होगी, समथिंग लाइक दिस, और मे बी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, नो आइडिया, बट वेक्टर ट्राइंगल बनाना है तो वही होगा। दूसरी बात, वेक्टर ट्राइंगल में मैंने आपको बताया था क्लोज्ड बनता है, ठीक है। ये यहां से गए, यहां से गए, तो ये एरो बोल रहा है यहां जाओ, तो ये एक क्लोज्ड लूप नहीं बन रहा, दिस यू कैन नॉट जस्ट गो अगेंस्ट द एरो लाइक दैट, तो वेक्टर ट्राइंगल नहीं है ये। अच्छा, ये और ये एक वेक्टर ट्राइंगल है, लेकिन वेट की डायरेक्शन रॉन्ग है, टेंशन की डायरेक्शन रॉन्ग है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। सो डायरेक्शंस भी देखनी है, साथ साथ ये भी देखना है कि क्या एक क्लोज लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अच्छा राहिमा, ये हेड टू टेल रूल ही है, दिस इज हेड टू टेल रूल, इक्विलिब्रियम में ना, लुक द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, आपके पास वेक्टर ट्राइंगल बनेगा। वेक्टर ट्राइंगल का मतलब क्या है, वेक्टर ट्राइंगल का मतलब ये है कि क्लोज्ड ट्राइंगल बनेगा। नहीं तो रॉड ऊपर नीचे तो नहीं जा रही, रॉड अपनी जगह पे है ना, रॉड स्टेशनरी, द लैंप इज गोइंग इज हैंगिंग डाउन, देयर इज अ मेटल रॉड, टेंशन एक केबल लगी हुई है, खत्म, कुछ भी नहीं हो रहा, नथिंग इज मूविंग, ना वॉल आके गिर रही है, ना टेंशन केबल टूट रहा है, ना रॉड जो है वो टूट रही है, कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज स्टेशन, परफेक्ट, सो इट इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम, एंड दैट मींस कि उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। Why is A wrong? Because A1 वेट की डायरेक्शन रॉन्ग है, वेट तो डाउनवर्ड्स होता है ना, और टेंशन भी तुम्हें पता है टेंशन न्यू होगी, नॉट लाइक दैट, सो दीज टू डायरेक्शंस आर रॉन्ग, ओके। हाँ मतलब मेटल रॉड का ही होगा वो, डब्ल्यू जो भी होगा, वट एवर द थिंग इज, जैसी भी है वो, उसका इतना टेंशन की बात नहीं है। इसमें क्या पूछना आदिल, सही है। तो जो है डिस्टेंस, तुम जब तुम्हारे पास कपल होता है, ठीक है, देन यू हैव गॉट अ कपल, ये तुम टॉर्क निकालना चाह रहे हो, टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द कपल, ठीक है। मोमेंट में तुम डिस्टेंस लेते हो पिवट्स, जब हम टॉर्क निकालते हैं ना आदिल, तब हम पिवट को नहीं देखते, पिवट कहीं पे भी है उसको नहीं देखते हम, वी डोंट थिंक अबाउट दैट, हम बस डिस्टेंस लेते हैं दोनों कपल के बीच में। हाँ, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई और फोर्स होती, लेट्स से देयर इज आल्सो अ फोर्स F2, और तुमने फॉर एग्जांपल पिवट अज्यूम किया हुआ है यहाँ पे, तो फिर तुम उसका डिस्टेंस भी लोगे कि उसका डिस्टेंस क्या आ रहा है फ्रॉम दैट, फिर तुम टोटल डिस्टेंस नहीं लोगे, फिर तुम डिस्टेंस लोगे सिर्फ टू द पिवट, ठीक है। D/2 हो सकता है, D/2 होता, हो सकता है नहीं होता, कुछ भी हो सकता है D/3 होता, सो वट एवर इट इज यू टेक दैट, ठीक है। तो मोमेंट में फ्रॉम द पिवट, टॉर्क में जस्ट टेक द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, एन अननोन मास ऑफ 1 kg mass are fixed at, अच्छा, an unknown mass and a 1 kg mass are fixed at opposite ends of a bar, the bar has negligible mass and a length of 30 centimeters, ठीक है। तो 1 kg का मास और एक 1 kg, एक अननोन मास और एक 1 kg का मास, ठीक है, 30 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर की बार है, the bar balances when supported by a pivot placed 20 centimeter from the unknown mass as shown, ठीक है। what is the unknown mass, pretty easy peasy, simple straightforward, इसका वेट होगा, इसका वेट होगा, पिवट लेते हैं हम यहीं पे, ठीक है, एट दिस पॉइंट, एंड देन लेट्स वर्क आउट एंड इक्वेट दी मोमेंट्स ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। सो ये 20 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा। now you can do your calculation pretty easily कि भाई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स विल इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ये एंटी क्लॉकवाइज है, वो क्लॉकवाइज है, तो 1 × 9.81, ये इसका वेट इंटू द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, यानी 10 × 10⁻²। एंटी क्लॉकवाइज वाले का क्या है, इसका मास, इसका वेट W है, और बल्कि इसको कहते हैं M, और ये 9.81,
और इसका डिस्टेंस जो है वो 20 इंटू 10⁻⁻2 मिलेगा। कैंसिल करते हैं, 10⁻⁻2 10⁻2 कैंसिल, 9.81 9.81 कैंसिल, 10 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी क्या आ गया 2m इक्वल्स टू 1, राइट। So m equals to 0.5 kg, यानी that is 500 grams। निहायत ही आसान सवाल, कुछ नहीं था इसमें कुछ खास। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फिर क्वेश्चंस पे चलते तुम लोग। अ ब्लॉक ऑफ वर्ड ऑफ डेंसिटी rho w has sides of length a. The block is immersed in a liquid of density rho l. The top surface of the block is at a depth of h below the surface of the liquid. The acceleration of free fall is g. What is the upthrust acting on the block from the liquid? तो upthrust का फॉर्मूला क्या होता है? रॉ वी जी, राइट। और रॉ क्या होता है? रॉ होता है लिक्विड का, यानी मतलब फ्लूइड का। सो रॉ एल वी जी। अब प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो दी वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? मेरे ख्याल से क्यूब है ना, ये क्या है? लिखा हुआ इधर क्यूब है ये, हाँ क्यूब है। सो सारी इसकी लेंथ जो है वो ए है, सो दैट विल इक्वल्स टू रॉ एल ए क्यूब एंड देन जी। एंड यू कैन सी, जो मैंने आपको बताया था अपथ्रस्ट में वो डेंसिटीज में कंफ्यूज करने की अक्सर और बेशतर कोशिश करते हैं कि बच्चे को समझ ना आए उसने रॉ डब्ल्यू लेना या उसने रॉ एल लेना। याद रखना अपथ्रस्ट में रॉ ऑफ दी फ्लूइड है। और दूसरी बात, ये वॉल्यूम क्या है? वो वॉल्यूम है जो सबमर्ज्ड है फ्लूइड में। ठीक है, अभी क्योंकि पूरा ब्लॉक सबमर्ज्ड था इसलिए इसका पूरा टोटल वॉल्यूम ले लिया। अगर इसका कुछ हिस्सा सबमर्ज्ड होता तब आप जो है वो पूरा वॉल्यूम नहीं ले सकते थे, तब आपको फिर वो उतना वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ता जो सबमर्ज्ड। ठीक है, so the answer comes out to be A. No, I don't have headphones, headphones खराब हो गए। So resuming with question number 16, a technical article about diesel engines। हाँ कर लो, ओपन कर लो। अच्छा एक काम करते तब तक हम आसान एमसीक्यू कर लेते हैं। 17 का आंसर बताओ भाई सब। व्हाट्स द आंसर टू 17? Yes, the ratio of the useful energy output from the system to the total energy input। ठीक है, होपफुली ये कोई भी बच्चा जो है वो गलत नहीं करके आएगा एग्जाम में। यार टेबल इतनी हिल क्यों रही है भाई? आज बड़ी अजीब हुई है मेरी सेटिंग। चलो अच्छा, हमारे जब खुल जाए तो बता देना ताकि फिर मैं कंटिन्यू कर सकूं। A technical article about diesel engines expresses the energy available from diesel fuel both as 41.8 megajoules per kg and 34.9 gigajoules per meter cube। ठीक है, तो एनर्जी बताई हुई है, एनर्जी क्वांटिटेटिवली बताई हुई भाई कितना कितने में होता है। एक तरीका उन्होंने बताया किलोग्राम्स में कि भाई 1 किलोग्राम में 41.8 मेगाजूल्स में मिलते हैं। दूसरा उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया अगर तुम 1 मीटर क्यूब लेते हो उसी फ्यूल का तो तुम्हें 34.9 गीगाजूल्स मिलेंगे। ठीक है, दोनों एक ही बात कर, दे बोथ आर टॉकिंग अबाउट द सेम डीजल फ्यूल। ठीक है, बस फर्क क्या है? एक केजी में बताया हुआ, एक मीटर में क्यूब में बताया हुआ। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ डीजल फ्यूल, यानी हमने उसकी डेंसिटी निकालनी है। दैट इज वी नीड टू टेक इट्स रेशियो ऑफ मास ओवर वॉल्यूम। तो क्या ख्याल है, हाउ शुड वी डू दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना चाहिए? अच्छा चलो लेट्स राइट, पहले तो ये लिखने की कोशिश करते ना भाई। मुझे बताया हुआ है एनर्जी जो है वो 41.8 मेगा जूल्स पर केजी है। ठीक है, और मुझे बताई हुई है एनर्जी 34.9 गीगा जूल्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में बताई गई। अगर मैं एक बात समझूं, ठीक है, एक बात अगर हम समझने की कोशिश करें, the thing that we need to understand over here है, हमें ऑब्वियसली हमें पता है भाई हमें केजी कहीं ना कहीं से केजी लाने और कहीं ना कहीं उसको वॉल्यूम से डिवाइड करना है। we need to divide by the kg by the volume। अच्छा, अब वो केजी कहां से आएंगे और वॉल्यूम कहां से आएंगे और क्या चीज रख के हम एक दूसरे से डिवाइड करें? अच्छा, उसको समझने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट वी अंडरस्टैंड इज कि भाई हमें एनर्जी दी हुई है, कितनी एनर्जी है पर मीटर क्यूब, कितनी एनर्जी है पर केजी में। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड या ये करने की कोशिश करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी में कितना केजी है और कितना वॉल्यूम है, क्योंकि हमें दोनों रीडिंग्स दी हैं। सो लेट्स डू इट लाइक दैट। तो मैं ये कर रहा हूं कि मैं इसको जरा ऐसे लिख रहा हूं कि आई हैव गॉट 41.8 मेगा जूल्स इन 1 kg। और अगर मैं उसको ऐसे ही लिखूं तो आई नो आई हैव गॉट 34.9 गीगा जूल्स
इन 1 मीटर क्यूब, राइट। मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे एक एक ही मतलब एक कह लो एक ही एनर्जी के लिए मुझे केजी भी चाहिए, मीटर क्यूब भी चाहिए। तो एक काम करते हैं, लेट्स फाइंड आउट द मीटर क्यूब दैट इज कैरिंग 41.8 मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि 41.8 मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी कितने एक्स मीटर क्यूब कैरी करते हैं। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई 41.8 मेगा जूल्स के हिसाब से कितने मीटर क्यूब चाहिए। तो मुझे मेरी 1 केजी में रीडिंग ऊपर डाल लूंगा और जो मेरे मीटर क्यूब आए वो मैं नीचे डाल लूंगा, मेरे पास मेरी डेंसिटी आ जाए। Right now we can do cross multiplication and then we can solve. So 34.9 gigajoules into x will equals to 41.8 megajoules. फाइनली इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं उस क्वांटिटी को उधर, 41.8 इंटू 10 पावर 6 डिवाइड बाय 34.9 इंटू 10 पावर 9। सो आपको जो है वो आपके पास अपनी x वाली वैल्यू मिल जाएगी, वॉट एवर दैट इज, कितना आपके पास आ जाएगा। सर आप क्रॉस रेशियो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज बोथ आर एनर्जीज। देखो बात समझो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि तुम लोगों को पता है भाई, अगर तुम लोगों को डेंसिटी निकालनी है तो तुम्हें मास डिवाइड बाय वॉल्यूम करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। अब एक बात अंडरस्टूड सी होनी चाहिए हर बच्चे को कि भाई अगर तुम कह रहे हो 1 केजी मास, तो फिर जो ये 1 केजी मास जो वॉल्यूम अक्वायर कर रहा है वही तुम डालोगे डेंसिटी वाले फॉर्मूला में, ठीक है। तुम अपनी मर्जी से कोई और वॉल्यूम उठा के नहीं डाल सकते इधर। What you need to do is you want to find out how much is this 1 kg occupying, कितना वॉल्यूम ये 1 kg ऑक्यूपाई कर रहा है। फिर मैं 1 kg उठा के डालूंगा और वो वॉल्यूम उठा के डाल दूंगा नीचे, ताकि मेरे पास मेरी डेंसिटी आ जाए। इसी को अचीव करने के लिए मैंने क्या किया, 1 kg नहीं तुम 1 मीटर क्यूब के हिसाब से कर लो। बात ये समझो कि तुम्हारा, तुम जब मास की बात करो तो उसका ही इक्विवेलेंट वॉल्यूम, और अगर तुम वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो उसी का इक्विवेलेंट मास। समझ रहे हो बात को, तुम कोई और सा अपनी मर्जी से वॉल्यूम उठा के नहीं डाल सकते। मतलब तुम 1 केजी और तुमने ऐसी लिया 1 मीटर क्यूब तुमने डिवाइड कर दिया आंसर लिया, नहीं। यू हैव टू गेट दी मास और उसकी करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम और उसकी करस्पॉन्डिंग मास, ठीक है, ताकि तुम डेंसिटी निकाल सको। बात सुनो, पहले बात सुनो, पहले इस पॉइंट को सब लोग समझ लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या करना है। डेंसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, मास लेते हैं और उसका करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम लेते हैं, राइट। अगर एक बॉटल में आपके पास पानी पड़ा हुआ है तो आप इस बॉटल के पानी का मास मेजर करोगे और इसका वॉल्यूम मेजर करोगे और दोनों को डिवाइड करोगे। आप कोई और सा अपनी मर्जी से वॉल्यूम या अपनी मर्जी से मास अज्यूम नहीं करो, आपको जो मास है उसका जो वॉल्यूम आ रहा है आपने वो लेना है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि यार हम कहते हैं ठीक है, लेट्स मेक अ स्टैंडर्ड कि हम 1 केजी फ्यूल के ऊपर काम करते हैं। लेट्स डू वर्किंग ऑन 1 केजी, लेट्स डू वर्किंग ऑन 1 केजी, कि भाई 1 केजी का जो मास है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। किसी को इसका उल्टा भी करना है तो वो भी अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में वो कैसे कर। मैं ये कह रहा हूं कि 1 केजी का करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ही डिवाइड होगा, उसके अलावा कोई वॉल्यूम डिवाइड नहीं होगा, सही है। अब आपने क्या किया, आपने देखा भाई 1 केजी जो है वो 41.8 मेगा जूल्स ऑक्यूपाई दे रहा है आपको एनर्जी, और आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में इतनी है। तो फिर मैंने 41.8 मेगाजूल्स यहाँ पे लिख लिया, और मैं यूनिटरी मेथड कर रहा हूँ ये निकालने के लिए भाई इसके करस्पॉन्डिंग कितने मीटर क्यूब आने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है 41.8 मेगाजूल्स 1 केजी में। मैं ये निकालना चाह रहा हूँ 41.8 मेगाजूल्स कितने मीटर क्यूब है। आई एम ट्राइंग टू वर्क इट आउट, हाउ मेनी मीटर क्यूब इज 41.8 मेगाजूल्स। तो मैंने उसके लिए यूनिटरी मेथड किया, मेरे पास कर करा के मेरे पास वैल्यू आ गई अपनी एक्स की जो भी आ रही होगी, तो किसी ने कैलकुलेट करके बताई नहीं। 41.8 into 10 to the power 6 divided by 34.9 into 10 to the power 9. That's coming out to be 1.1977 into 10 to the power minus 3. एंड अब आपको पता चल गया कि भाई 1 केजी के मास के लिए मुझे कितना करस्पॉन्डिंग मीटर क्यूब चाहिए था। 1 केजी का मास, उसका कितना वो मीटर क्यूब ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज सिंपली मैं अपना मास जो है वो 1 केजी ऊपर डाल रहा हूं और मैं वॉल्यूम जो है वो 1.1977 इंटू 10 पावर माइनस 3 डाल, और मेरे पास मेरा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा यही समझा रहा हूँ एमन, यही बात समझाने की कितनी देर से कोशिश कर रहा था, मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। तुम्हारी जो चीज है ना वो क्यों तुम्हें आंसर गलत देगी। सो दिस इज वर्किंग आउट टू बी 834, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ए आ रहा है। अच्छा अब व्हाट
इज द इशू। ठीक है, मैं क्यों नहीं 41.8 मेगा जूल्स को डिवाइड कर रहा बाय 34.9 गीगा जूल्स? क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग, ये केजी में है वो मीटर क्यूब में है, या जिस तरह से भी करके, कि हम क्यों नहीं बस दोनों को डिवाइड करके केजी मीटर क्यूब ले आते हैं, जूल्स जूल्स कैंसिल आउट हो जाएगा। बात यही समझनी है। 41.8 मेगा जूल्स है पर केजी, 34.9 गीगा जूल्स है पर मीटर क्यूब। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो मीटर क्यूब है ये वो वॉल्यूम है जो 1 kg ऑक्यूपाई कर रहा है, ये तो नहीं कह सकते ना, ये दोनों वैल्यूज अलग है, दीज बोथ वैल्यूज आर अलग। यू कांट जस्ट पिक अप दीज वैल्यूज एंड डिवाइड देम एंड एक्सपेक्ट यू टू गेट दी डेंसिटी। आपको डेंसिटी नहीं मिलेगी उस तरीके से। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करस्पॉन्डिंग ढूंढना पड़ेगा, भाई इस मास का करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या है, या इस वॉल्यूम का करस्पॉन्डिंग मास क्या है। ठीक है, आई डोंट थिंक ये आएगा उस तरीके से, या हो सकता है इस क्वेश्चन में जो है वो आ रहा हो, बट मेथड इज जो है वो आ रहा था एक। अच्छा, लेकिन फिर भी करेक्ट मेथड यही है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं करस्पॉन्डिंग निकाल, ठीक है, आपने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं डिवाइड करना, यू हैव टू वर्क आउट द करस्पॉन्डिंग मास का करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम। ठीक है, जितना मुझे याद पड़ रहा है वैसे तो आंसर नहीं आ रहा था। इतना कंफ्यूज क्यों हो तुम लोग, व्हाट हैज हैपेंड? आ गया है। अच्छा, लेकिन अच्छा देखो प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों आ रहा है आंसर, ठीक है, वो इसलिए आ रहा है बिकॉज द यूनिटरी मेथड वर्क्स आउट टू गिव यू द सेम वैल्यू। ठीक है, वो आपको वही दे रहा है। देखो जैसे मैंने इधर भी किया है, तो वही हुआ है, 41.8 डिवाइड बाय 34.9 इन 9 हुआ है, एग्जैक्टली वही हुआ है जो तुम लोग बोल रहे हो। ठीक है, लेकिन सीधा उठा के डिवाइड नहीं करना तुम लोगों को, उससे हो रहा है, उससे हो रहा है सोल्यूशन, मुझे पता है उससे हो रहा है सोल्यूशन, लेकिन बात को समझो, जो बात समझाना चाह रहा, ये समझाना चाह रहा हूं कि तुम कोई भी केजी कोई भी मीटर क्यूब के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। तुम कोई भी केजी उठा के किसी भी मीटर क्यूब के साथ डिवाइड करके एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तुम्हें डेंसिटी मिल जाएगी। तुम्हें उस करस्पॉन्डिंग केजी का करस्पॉन्डिंग मीटर क्यूब ढूंढना है, या उस करस्पॉन्डिंग मीटर क्यूब का करस्पॉन्डिंग केजी ढूंढना है और वो डिवाइड करना। सो ये जो मैं व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग ओवर हियर वाज व्हाट वाज आई वाज ट्राइंग टू डू, मैं ये करना चाह रहा था कि भाई मुझे पता है कि 34.9 गीगा जूल्स है 1 मीटर क्यूब में। ठीक है, मैं ये निकालना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि 1 kg जो है वो इतनी एनर्जी रखता है, तो मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि भाई इतनी एनर्जी कितने मीटर क्यूब रखेगा। उस वो करके जब मैं ये कर रहा हूं, जब मैं ये निकाल रहा हूँ 41.8 मेगा जूल्स में कितने मीटर क्यूब आने चाहिए, कितना वॉल्यूम है जो वो ऑक्यूपाई करेगा, जब मैं वो निकालूंगा तो वो क्वांटिटी है जो वो मास ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि मुझे याद पड़ रहा है कि वैसे डिवाइड करने पे नहीं आता आंसर, हो सकता है मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया हो, लेकिन करेक्ट अप्रोच यही है, आपको करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम निकाल, आप अपनी मर्जी से उठा के दोनों चीजों को डिवाइड नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल कैलकुलेशन करने के बाद सोल्यूशन वही आ रहा है। समझ में आ रही है बात, या अभी भी समझ नहीं आ रही, अभी भी कंफ्यूजन है? मशहूद यही तो बता रहा हूँ, वो गलत है, दैट तरीका इज गलत, वो गलत है। मुझे अच्छी तरह याद है इस तरह से कोई एक और ही क्वेश्चन था जिसमें दोनों को डिवाइड करने पे वैल्यू गलत आ रही। ठीक है, वो क्यों, बिकॉज आप करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम नहीं ढूंढ रहे थे, अपनी मर्जी से कोई भी वॉल्यूम डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, सो इसको समझ लो, इस तरीके को। किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी भी इस तरीके में तो मुझे बता दो, अगर नहीं है तो भी बता दो कि सर समझ में आ गया, ताकि मुझे भी पता चल जाए, हम भी आगे चले फिर। एमन समझ में आया? हमदा, हमजा, व्हाई आर यू गाइस सो क्वाइट भाई? जब व्हेन आई आस्क यू गाइस कि समझ में आया कि नहीं आया तो फिर बताया करो भाई, सब जवाब दिया करो, सो दैट आई नो कि आगे चलूं कि नहीं चलूं। स्टेप बाय स्टेप मैं कर देता हूं दोबारा से। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप क्या था, सिर्फ इतनी सी बात समझनी है, दिस ओनली वन थिंग इज टू बी अंडरस्टूड, बाकी तुम लोग कर लोगे। एक बात तुम लोगों ने बस ये समझनी थी कि जब डेंसिटी निकाल रहे होते हैं तो मास जो ले रहे होते हैं उसी का वॉल्यूम ले, अपनी मर्जी का कोई भी मास अपनी मर्जी का कोई भी वॉल्यूम उठा के डिवाइड नहीं करते, जो मास है आपके पास आप उसी का वॉल्यूम निकाल के फिर डिवाइड करोगे। सही है, सो द ओनली वर्किंग रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन वाज कि भाई आप अगर कह रहे हो कि भाई मैं 1 kg का मास लूंगा, तो आपने उसी करस्पॉन्डिंग एनर्जी के ऊपर सबसे पहले वो वॉल्यूम निकालना है कि उतनी एनर्जी में कितना वॉल्यूम है, हाउ मच एनर्जी हैज दैट वॉल्यूम, तो आपको मिल जाएगा 1 kg का कितना वॉल्यूम है, और फिर आपने सिंपली जो है वो डिवाइड कर।
और मैंने वॉल्यूम कैसे निकाला, सिंपल यूनिटरी मेथड। मुझे पता था ये मुझे रेटिंग दी हुई है 34.9 गीगा जूल्स इन 1 मीटर क्यूब, मैंने निकाल लिया 41.8 मेगा जूल्स कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा, मेरे पास वो वॉल्यूम आ गया, मुझे पता है ये 1 kg का होगा, तो मैंने 1 kg को इससे डिवाइड कर लिया, मेरे पास मेरा डेंसिटी आ गई। ठीक है, अच्छा आगे चलती हैं। A car of weight 15,000 newtons is traveling along a horizontal road. At one instant, the thrust force acting on the car from the engine is 12,000 newtons, and the resistive force acting on the car is 3,000 newtons. The velocity of the car at this instant is 24 meter per second. What is the power output from the engine? कैसे निकालेंगे? P is FV. Very good. Power can be calculated using FV. Force क्या डालूंगा और velocity क्या डालूंगा? What should be the force and what should be my velocity? अच्छा वही क्वेश्चन आ गया, इसमें एक चीज समझानी थी। 12,000 डालोगे, वेरी गुड। यू विल पुट इन द फोर्स एज 12,000 एंड यू विल पुट इन द वेलोसिटी एज 24 मीटर पर सेकेंड। हमें कैसे पता 12,000 डालनी है? हम 12,000 माइनस 3,000 क्यों नहीं डाल रहे? द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द पावर आउटपुट फ्रॉम द इंजन। ठीक है, तो एग्जामिनर बताएगा भाई मुझे किस चीज का पावर आउटपुट चाहिए। उसने बोला भाई मुझे पावर आउटपुट इंजन का बता दो, तो आप इंजन की फोर्स लोगे, यू विल टेक इंजन की फोर्स। अगर वो बोलता व्हाट इज द पावर वेस्टेड ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्स, तो आप 3,000 लेते। अगर वो कहता व्हाट इज द नेट पावर, तो आप नेट फोर्स लेते। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें अक्सर बेशतर एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। इसका भी मेक श्योर करना क्वेश्चन को पढ़ लो कि किस चीज की पावर मार, और फिर उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करोगे। सिंपल टू दो चीजें मल्टीप्लाई करने का कुछ नहीं करना होता। इज इन इंजन वर्किंग अगेंस्ट फ्रिक्शन दो? यस मिशाल, इट इज वर्किंग अगेंस्ट द फ्रिक्शन। होल सिस्टम में अगर वो पूछते पावर ऑफ द होल सिस्टम तो नहीं बोलते, कुछ ऐसा होता कि नेट पावर क्या है, इस तरह से वर्डिंग होती। रिजल्टेंट पावर तो कुछ नहीं होती आई डोंट थिंक, बट यस इफ दे आस्क यू फॉर रिजल्टेंट पावर जब तुम नेट फोर्स निकालते। वैसे रिजल्टेंट पावर कोई वर्डिंग होती नहीं है, पावर कैन नॉट बी रिजल्टेंट। सो दिस इज 290 किलोवाट्स। हाँ, नेट पावर होगी तो पूछेंगे। अच्छा मिशाल तुम्हारा जो क्वेश्चन है इंजन वर्क कर रहा है अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है, तो इंजन का ही पूछ रहे हैं वो ये नहीं पूछ रहे इंजन का कितना एक्सेस वर्क है अपार्ट फ्रॉम द फ्रिक्शन। मतलब दे डिड नॉट फ्रेज द क्वेश्चन एज सच कि व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन एक्सक्लूडिंग द वर्क अगेंस्ट या पावर अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बोला पावर आउटपुट ऑफ इंजन बताओ। इंजन दे रहा है 12,000 न्यूटन, तो मैं इंजन का पूरी फोर्स लोगे, वेलोसिटी मल्टीप्लाई करो तो वापस पावर आ जाएगी। ठीक है, ऑफ द इंजन। अच्छा, द डायग्राम शोज द वेरिएशन ऑफ अ क्वांटिटी y with a quantity x for objects in a uniform gravitational field. What could x and y represent? तो आई थिंक तुम लोग कर लोगे ये। लेट्स सी, प्रोपोर्शन ग्राफ्स, राइट। सो ये ग्राफ किस चीज का है? व्हाट इज दिस रिलेशनशिप? क्वाड्रेटिक है, इनवर्स नहीं है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। देखो पैराबोला है ना, ऐसे मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो ये पैराबोला की शक्ल ले लेगा, स्माइली फेस, ठीक है, या फिर ए सैड फेस। तो हमारा रिलेशनशिप जो है दैट इज y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। सो वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर दैट। अब y पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी रखूं, मास में रखूं x एक्सिस पे, सो वी नो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। अगर मेरी बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, if all of the other things are constant, so that means that the relationship I will get is kinetic energy directly proportional to mass, which is long, मेरा स्क्वायर है। ठीक है, हम इसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे kinetic energy directly proportional to v स्क्वायर आ जाएगा, which I think is that, so मेरे ख्याल से b है। c को भी देख लेते हैं, vertical distance fallen for an object of constant mass, change of gravitational potential energy, simple straightforward, gpe directly proportional to height हो जाएगा ये। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मास फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग फ्रॉम द सेम हाइट, ये भी जीपीई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। बाकी के ए सी डी सारे लीनियर रिलेशनशिप्स हैं, सिर्फ एक ही जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है। कैसे पता चलेगा कौन सा एक्स पे रखें? ये लिखा हुआ एक्स वाई, पता नहीं चलना, ये तो बताया होगा लिखा हुआ है हमें। हाँ तो इधर लिखा हुआ है ना एक्स पे जो रखना है, तो मैं स्पीड रखनी थी एक्स एक्सिस पे, सो देयरफॉर मैंने इसको ऐसे ही लिखा, सो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। पर फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल? थैंक यू भाई। केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था तुम्हारा आज हमजा?
हाँ तो तुम अगर वो के ई और उसकी प्लेसेस स्विच करते ना मेरा बच्चा, अगर वो ये करते हैं कि तुम्हारा वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ई आ रहा होता रिलेशनशिप, है ना, अगर वो ऐसे आ रहा होता तो फिर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता, जिसका ग्राफ वैसे नहीं बन सकता, उसका ग्राफ ऐसा बनता है ना, पैराबोला इन दी एक्स एक्सिस, तो वो फिर उल्टा ही बनता, वो ग्राफ ही उल्टा हो जाता। इधर लिखा हुआ है एक्स और वाई पे क्या रखना है तुम्हें, तो तुम्हें उसी हिसाब से अपना रिलेशनशिप बनाना था। अगर उल्टा होता तो तुम उल्टा करके देख लेते, वो फिर डेफिनेटली वो फिर वो रिलेशनशिप नहीं आता, ठीक है नहीं। ये जो ग्राफ है ये एक ही एक्स स्क्वायर वाला ही ग्राफ रख सकता है ऐसी शक्ल, और कोई ग्राफ ऐसी शक्ल नहीं रख सकता। अच्छा, okay, no problem. I hope you're feeling better now. A steel wire has length of 300 centimeter and a cross section area of 0.50 millimeter square. The Young modulus of steel is 2.0 into 10 power 11 pascals. One end of wire is attached to a fixed point. A load of 10 Newton is hung from the other end. The wire obeys Hooke's law. What is the extension of the wire? हाँ भाई क्या लगाएं इसमें? What should be the working? Very good. So we should use the formula for the Young modulus. Young modulus का formula क्या है? Force into original length divided by area into change in length, right? And what we can do is अच्छा, Young modulus हमको दिया हुआ है 2 into 10 power 11. फोर्स कितनी बताइए हमें? फोर्स हमें 10 न्यूटन बताइए, ओरिजिनल लेंथ हमें 300 सेंटीमीटर बताई है। इसमें बस कन्वर्जन का ख्याल रखना है, बाकी तो सिर्फ प्लग इन प्ले है और तो कुछ नहीं है इसमें। डिवाइडेड बाय एरिया दैट इज 0.50 मिलीमीटर स्क्वायर, 0.50 मिलीमीटर स्क्वायर है। मिलीमीटर की कन्वर्जन 10 पावर -3 है, आपको मिलीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर करना है तो कन्वर्जन स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। सो 10 पावर -3 मैं स्क्वायर कर रहा हूं बिकॉज आई एम कन्वर्टिंग फ्रॉम अ स्क्वायर्ड यूनिट टू अनदर स्क्वायर्ड यूनिट, and you can work out your change in length. So whatever it is coming out to be, calculate करो और मुझे बताओ। 3 into 10 power -4 according to मिशाल। So 3 into 10 to the power -4। कोई परेशानी इस सवाल में? आई होप दिस इज इजी पीजी, ठीक है जी, आसान होगा ये। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। मुझे पता है आदिल जो है वो कर रहा है, जो है वो छोड़ दो आदिल को, लेट आदिल बी, लेट हामिद एंड मशहूद भी। ये मशहूद आदिल, पहले सिर्फ आदिल था जो फंटर था इस क्लास का, मशहूद और हामिद ही मिल गए हैं, तीनों मिलके जो है वो क्लास में जो है वो मजाक करते रहते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ अ कॉपर वायर इज मेजर्ड फॉर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाइड टू द वायर। द ग्राफ इज प्लॉटेड टू शो द वेरिएशन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर अगेंस्ट एक्सटेंशन। द मैक्सिमम फोर्स इज अप्लाइड एट पॉइंट पी, ठीक है। सो ये आपको फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ दिया, विच स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट? ठीक है, बिल्कुल सारे ही सही दे रहा हूँ, एंड यस यू गाइस आर करेक्ट, बी है इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर सब में से बी है। समर 2213 है, ठीक है, समर 2213। पॉइंट आर इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हमें दिख रहा है कि पॉइंट एस लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, उसके बाद प्रोपोर्शन फॉलो होना बंद हो गया, फिर ये कर्व होना शुरू हो गया, तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है। देयर इज नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिटवीन पॉइंट्स क्यू एंड पी, दैट इज रॉन्ग। वो हम फॉर श्योरिटी, मतलब पता नहीं है कि प्लास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई नहीं हो गई, तो हम फॉर श्योरिटी नहीं कह सकते ये बात, ठीक है। द वायर ओबेज हुक्स लॉ अप टू अ पॉइंट बिटवीन आर एंड क्यू, आर एंड क्यू के बीच में हुक्स लॉ नहीं फॉलो हो रहा, बस एस तक ये था, खत्म हो गया हुक्स लॉ, उसके आगे तो फॉलो हुआ ही। एंड बस एरियन ग्राफ वाली ही बात सही थी कि T2S आप वो एरियन ग्राफ से इलास्टिक पोटेंशियल निकाल सकते। The variation with distance x of the displacement y of a transverse wave on a rope is shown at time t equals to 0. The wave has frequency 0.5 hertz. A point P on the rope is marked. The diagram shows the original position of P and 4 new positions. What is the position of P at time t equals to 1 seconds? तो आपसे पूछ रहे हैं 1 सेकेंड बाद ये पॉइंट P किधर होगा। पहले आपको टाइम पीरियड निकालना चाहिए, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अब अगर हमने जो है वो कोई भी चीज करनी है वर्किंग, सो वी नीड टू वर्क आउट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? 1 डिवाइड बाय 0.5 दैट इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, यानी 2 सेकेंड्स में हमारी पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं क्वार्टर ऑफ 2 लूंगा तो दैट मींस 0.5 सेकेंड्स में मेरी वेव ट्रांजिशन के हिसाब से मूव करेगी, ठीक है जी, राय बिल्कुल ऐसा ही है।
सो मेरी जो वेव है वो 0.5 सेकेंड्स में अपनी ट्रांजिशन दिखाएगी। नाउ सिंस दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव, ये स्टेशनरी वेव नहीं है, ट्रांसवर्स वेव है, प्रोग्रेसिव वेव है। इसके बारे में ये नहीं लिखा हुआ कि ये स्टेशनरी वेव है, तो हम यही मानेंगे भाई ट्रांसवर्स वेव और प्रोग्रेसिव वेव है, यानी ये आगे चलेगी, इट विल मूव फॉरवर्ड। सो दैट मीन्स 0.5 सेकेंड्स में क्वार्टर क्वार्टर ट्रांजिशन से आगे चलेगी। अच्छा, अगर अभी वेव जो है वो ऐसी है, so that means in quarter of a transition the wave will be over here, यानी quarter time period के बाद। so this should be at time t equals to 0.5 seconds। हमें निकालना है ऑब्वियसली 1 सेकेंड पे, तो 1 सेकेंड के लिए हमें मजीद आगे बढ़ानी पड़ेगी ये वेव, तो इसी वेव को जो है वो हम मजीद थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं और पीछे भी कंटिन्यू कर लेते हैं। सो लेट्स जो है वो पिक अप दिस वेव। how do I pick up this wave? ये और ये ग्रुप एंड यू कैन मूव इट अ क्वार्टर ट्रांजिशन आगे फर्दर, तो आपको पता चल जाएगा ठीक है ये P कहाँ पे होगा। P पहले A तक गया 0.5 सेकेंड्स में एंड देन फर्दर 0.5 में इट शुड बी एट पॉइंट B। सो दैट इज योर आंसर। सर 1/4 into 2 क्यों? बिकॉज वजीहा मैंने बताया था कि हम जब भी करते हैं तो हम ट्रांजिशंस के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। सबसे कन्वीनियंट क्या होता है, चाहे स्टेशनरी वेव हो चाहे ट्रांसवर्स वेव हो, क्वार्टर क्वार्टर टाइम पीरियड, क्वार्टर क्वार्टर लैम्डा ट्रांजिशन के हिसाब से देखना बहुत आसान होता है, राइट। सो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने टाइम पीरियड निकाल लिया, फिर मैंने निकाल लिया कि टाइम पीरियड का क्वार्टर हिस्सा क्या है, क्योंकि मुझे पता है जब क्वार्टर टाइम पीरियड गुजरेगा तो वेव क्वार्टर ऑफ अ साइकिल आगे चल जाएगी, राइट। मुझे पता है कि क्वार्टर क्वार्टर के हिसाब से क्वार्टर बिल्कुल लाइन अप होता है। आई डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। या तुम ये भी सोच सकते थे, इसमें ये भी बहुत आसान थी सोचने की बात, कि तुम्हें पता है कि 1 सेकेंड क्या है, 1 सेकेंड जो है वो हाफ टाइम पीरियड है। हाफ टाइम पीरियड में क्या होगा, वेव कंप्लीटली इन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ट्रांसवर्स वेव है, जब वो आगे जाएगी तो वो इतने आ गई और फिर वो बिल्कुल इन्वर्ट हो जाएगी उसमें। लेकिन सबसे आसान क्या होता है, स्टेशनरी वेव, ट्रांसवर्स वेव जो भी है, जहां पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, ट्रांजिशंस देखते हैं हम क्वार्टर देख लेते हैं। अगर मुझे टाइम दिया हुआ है तो मैंने क्वार्टर टाइम पीरियड निकाल लिया कि भाई मुझे पता हो कि क्वार्टर क्वार्टर के हिसाब से कैसे जा रही है। तो मुझे पता है ब्लू वाली वेव जो है वो क्वार्टर ऑफ अ टाइम पीरियड बाद बनेगी 0.5, एंड देन रेड वाली मैं क्वार्टर टाइम पीरियड मजीद आगे शिफ्ट कर दूंगा, तो यानी 1 सेकेंड्स में मेरी वेव जो है वो वैसी बनेगी, ठीक है। अगर 0.75 नहीं मशहूद, अगर 0.5 होता, 0.75 नहीं 0.5 होता, क्वार्टर टाइम पीरियड ना, क्वार्टर टाइम पीरियड में 0.5 तक आती, तो सॉरी ए तक आती। अच्छा, सी एंड डी, आई होप कोई भी नहीं करता। राहिमा ने पूछा कि सी एंड डी की सिचुएशन में, कि सी एंड डी किसी सिचुएशन में नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो सिर्फ ऊपर नीचे डिस्प्लेस होते हैं, देर नेवर मूव अलोंग द वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव है, जो भी है, जो भी चीज है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जो भी है, उसमें पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे ही खड़े रह के ऊपर नीचे या तो साइडवेज जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेव। तो P कभी भी यहाँ पे C या D पे नहीं आ सकता था। P will remain locked at its position vertically, अगर ट्रांसवर्स तो ये वर्टिकली ही ऊपर नीचे जा सकता है, आगे पीछे कभी नहीं जाएगा, ठीक है। ऑन B कैसे है, आई गॉट डिस्कनेक्टेड ऑन। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने क्वार्टर टाइम पीरियड निकाल लिया, यानी मतलब मैंने 2 सेकंड का क्वार्टर हिस्सा निकाले, भाई क्वार्टर टाइम पीरियड कितना है, मुझे पता चल गया 0.5 सेकंड है, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है कि भाई 0.5 सेकंड में क्वार्टर ऑफ अ वेव आगे चले जाऊंगा मैं, जब मैं ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अपनी वेव को क्वार्टर ऑफ अ ट्रांजिशन से आगे किया 0.5 सेकंड्स में। ब्लू वाली वेव देख लो, वो ये रही, वो 0.5 सेकंड्स वाली है। फिर मुझे पता था मुझे तो 1 सेकंड तक जाना है, तो मैंने क्वार्टर ऑफ अ टाइम पीरियड मजीद आगे बढ़ा दिया, 1 सेकंड वाली वेव मैंने ये रेड वाली बनाई हुई है, तो मुझे पता है कि P जो है वो पहले A पे जाएगा, फिर A से B आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है। A cathode ray oscilloscope is connected to a microphone which detects sound of constant frequency. The trace on the screen of the CRO is shown. Which property of the sound wave is measured using only information from the CRO? कौन सी प्रॉपर्टी इस वेव की, इस साउंड वेव की, मैं सिर्फ CRO का ट्रेस देख के निकाल सकता हूं? Which property of the sound wave can I work out? अच्छा, किसी को C या D तो नहीं लग रहा? एनी कंफ्यूजन विद C या D? C या D तो नहीं लग रहा ना किसी को भी? मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर दूं, ठीक है। C और D हो ही नहीं सकता, बिकॉज डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, उसके लिए आपको लैम्डा या और चीजें करनी पड़ेंगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, अब हम आते हैं एम्पलीट्यूड और पीरियड पे।
एम्पलीट्यूड और पीरियड में एक बात याद रखना, ये जो एम्पलीट्यूड होता है सीआरओ का, एम्पलीट्यूड फ्रॉम सीआरओ इज नॉट द रियल एम्पलीट्यूड, ये बात याद रखना। सी अगर तुम साउंड वेव मेजर करना चाह रहे हो तो तुमने माइक्रोफोन लगाया हुआ होगा और वो सीआरओ के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड, जो साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो तो मीटर्स में होगा, और सीआरओ क्या दिखा रहा होता है, सीआरओ वोल्ट्स में दिखा रहा होता है, ठीक है। तो देयर इज अ कन्वर्जन टेकिंग प्लेस, मैपिंग हुई हुई है, एक वैल्यू मैप हुई हुई है, वो असल वैल्यू नहीं है। आपने कुछ वैल्यू ऑफ साउंड की एम्पलीट्यूड लेके उसको किसी ना किसी वोल्ट्स में तब्दील करके आपके सामने आपकी सिग्नल को नजर आ रहा है। तो जो सीआरओ पे जो आपको एम्पलीट्यूड दिख रहा है वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप अंदाजा कर सको वेव का कि वो क्या है, कैसी है, उसके क्रैश क्या है, ट्रफ क्या है, सो एंड सो फॉर्थ। वो असली एम्पलीट्यूड नहीं है, दैट्स नॉट द एक्चुअल एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। हाँ, लेकिन आप उस एम्पलीट्यूड की बेसिस पे इंटेंसिटी कैलकुलेशन कर सकते हो, उस पे रिलेटिव कैलकुलेशन कर सकते हो, डिफरेंट पॉइंट्स को कंपेयर कर सकते हो, राइट। तो ये बात याद रखना, एम्पलीट्यूड सीआरओ कभी भी एग्जैक्ट नहीं देता, अपने मैपिंग के हिसाब से देता है, जो भी उसने वोल्टेज में मैपिंग करी। पीरियड ऑफ द वेव कैन बी वर्कड आउट बिल्कुल एक्यूरेटली, बिकॉज यहाँ पे जो भी टाइम की वैल्यू आ रही होगी वो असली ही टाइम की वैल्यू है, वो उसमें कोई गलती नहीं होती, ठीक है, उसमें कोई मैपिंग टेक्निक उसमें सेकंड में ही है, सो दैट इज टाइम पे। स्पीड निकालने के लिए आपको v इक्वल्स टू एफ लैम्डा करना पड़ेगा, आपको लैम्डा चाहिए जो सीआरओ से नहीं निकल सकता, ठीक है जी, दैट्स नॉट पॉसिबल। और वेवलेंथ भी सीआरओ से नहीं निकल सकती है, बिकॉज सीआरओ टाइम देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। याद रखना, सीआरओ में जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ नहीं बन सकता, तो यू कैन नॉट वर्क आउट दी वेवलेंथ फ्रॉम द सीआरओ, ठीक है, दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, कोई प्रॉब्लम? Question number 24. A transverse wave and a longitudinal wave both travel in the same direction down a long stretched string. Which statement is not correct for these two forms of wave? A, B, C, D पढ़ो, मुझे बताओ क्या आंसर लग रहा है। The displacement measurements for the particles of the two waves are made at right angles to each other. मेरे ख्याल से सही बात लिखी हुई है, ठीक है। So it's a transverse wave and a longitudinal wave. They both are traveling down. अच्छा, अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे तो डाउनवर्ड्स अगर जा रही है तो ट्रांसवर्स वेव कुछ ऐसे दिखेगी, और अगर मैं लॉन्गिट्यूडल की बात कर रहा हूं तो लॉन्गिट्यूडल वेव हमें रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन में दिखेगी। सो मे बी यू हैव अ कंप्रेशन ओवर हियर, देन अ रेयर फ्रैक्शन ओवर हियर, देन अ कंप्रेशन ओवर हियर एंड अ रेयर फ्रैक्शन ओवर। दोनों का जो जनरल डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर गोइंग डाउनवर्ड्स। हाँ, बात उन्होंने ऑप्शन ए में जो लिखी हुई है, ये लिखी हुई है कि डिस्प्लेसमेंट्स अगर आपको मेजर करनी है तो राइट एंगल पे मेजर करनी है दोनों के लिए। बात बिल्कुल सही है। आप इसकी डिस्प्लेसमेंट अगर यू मेजर करोगे तो आप इसकी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन साइडवेज मेजर करोगे, और हम सबको पता है कि ये वाला और ये वाला डायरेक्शन 90 डिग्री है एक दूसरे के। हम सबको पता है लॉन्गिट्यूडल में पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल और ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली अगर वो पैरेलल और परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री ही है इनकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो उनकी मेजरमेंट जो होंगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल बात सही है, दैट्स करस्पॉन्डिंग टू पैरेलल एंड परपेंडिकुलर नेचर ऑफ दोस डिस्प्लेसमेंट्स। द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द टू वेव्स इज इन द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। अगर दोनों की दोनों नीचे जा रही हैं, दोनों की दोनों वेव्स हैं, दोनों की दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, जो भी इनकी डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर है, जो जहां भी जा रही है दोनों वहीं पे एनर्जी लेके जाएंगी। पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन से एनर्जी का कोई ताल्लुक नहीं, पार्टिकल्स वाइब्रेट करना उस वेव की नेचर है, ठीक है। दैट डज नॉट डिक्टेट वेयर द एनर्जी विल गो। वेव जहां पे जा रही थी वहीं पे ही एनर्जी जाएगी, पार्टिकल्स के होने ना होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। द वेलोसिटीज ऑफ द टू वेव्स आर इन द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है, अगर दोनों नीचे जा रही हैं तो दोनों की वेलोसिटी डाउनवर्ड ही होगी, ठीक है। अगर ये बात लिखी हुई वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इज इन द सेम डायरेक्शन, वो गलत होती, वो भी बात कर रहे हैं जनरल वेव की वेलोसिटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे कि वो किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल वेलोसिटी ऑफ द वेव, दे बोथ आर गोइंग डाउनवर्ड्स, दे बोथ ऑफ देयर वेलोसिटीज विल बी डाउनवर्ड्स, उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। The wavelength measurements for the two waves are made at right angles to each other, ठीक है। राइमा मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, why you a little lagging behind, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, दोबारा से कर दूंगा। The wavelength measurement for the two waves are made at right angles to each other। अगर आपने वेवलेंथ की मेजरमेंट करनी होगी तो वेवलेंथ की मेजरमेंट कैसे होगी, इसका मतलब एक कंप्लीट वेव की लैम्डा मेजर कर लें, राइट।
और अगर आपने जो है वो कंप्रेशन इसमें लॉन्गिट्यूडल में करनी है तो उसकी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की करनी पड़ती है, ऐसा ही होता है ना। अब अगर तुम देखो वेवलेंथ की जो मेजरमेंट करनी पड़ रही है वो डाउनवर्ड्स फैशन में ही करनी पड़ रही है, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, पैरेलल ही मेजर किया हम दोनों की वेवलेंथ्स, दे आर नॉट 90 डिग्री टू ईच अदर, दे आर पैरेलल, राइट। सो द वेवलेंथ इज मेजर्ड इन अ पैरेलल फैशन, वो परपेंडिकुलर नहीं है, दोनों की एक्सिस जो है वो 90 डिग्री रोटेटेड नहीं। सो द आंसर टू दिस इज डी, क्योंकि ये बात गलत लिखी है, राइट एंगल भी नहीं करना, उसी डायरेक्शन में करना है। ये समझ नहीं आया, द डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट्स फॉर द पार्टिकल आर मेड राइट एंगल टू ईच अदर। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मशहूर तुम्हें अगर किसी भी पार्टिकल की ट्रांसवर्स वेव पे डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है तो तुम ऑब्वियसली ऐसे मेजर करोगे, है ना, ऐसा ही होगा ना मशहूर। अगर तुम्हें किसी भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है ट्रांसवर्स वेव पे तो तुम राइट वर्ड्स या लेफ्ट वर्ड्स मेजर करोगे। अगर तुम्हें लॉन्गिट्यूडल वेव में करनी होगी तो तुम कैसे करोगे, तुम अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स मेजर करोगे, बिकॉज पार्टिकल्स इसमें ऊपर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी चलते हैं, राइट। अब हमें क्या पता है कि ये इज इनफैक्ट परपेंडिकुलर टू दैट, तो बात बिल्कुल सही लिखी हुई ना, कि जो दोनों की डिस्प्लेसमेंट अगर तुम्हें मेजर करनी है तो 90 डिग्री पे होगी, अगर तुम एक की ऐसे कर रहे हो तो दूसरे की 90 डिग्री पे होगी डिस्प्लेसमेंट, उसकी वैसे मेजर नहीं करी जा सकती, तो ये बात लिखी हुई है तुम्हारे पास। ओके, अच्छा दैट्स गुड। रहमा इसमें क्या अनक्लियर था उससे 23 में, डी की सेम रीजन, सेम रीजन हो सकती है नहीं हो सकती है, मतलब मे बी यू थिंक इट ऑफ दैट वे, वो भी ठीक है, तुम्हारी वो रीजनिंग भी सही है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज न हो जाए, सीआरओ को ये ना समझना शुरू हो जाए कि वो डिस्टेंस भी दे सकता है। द ओनली मेन थिंग आई वांटेड टू क्लियर वाज दैट, बाकी तुम्हारी भी सही है, उसका मसला नहीं है। अच्छा अब क्या है, अब मैं स्टैंडिंग टू एम्पलीट्यूड वन में इसको समझाऊं दोबारा से। अच्छा इसमें मैं ये बता रहा था कि ये तो वोल्टेज में आती है ना रीडिंग, दिस इज मे बी 0.6 मिली वोल्ट, जो भी तुम्हारी वाई गेन सेटिंग है ना, और तुम इस वाई गेन सेटिंग को चेंज भी कर सकते हो, तुम जो एडजस्ट करना चाहो। तुम्हें अगर एम्पलीट्यूड कम लग रहा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तो तुम बढ़ा दोगे उस वाई गेन सेटिंग को, तुम्हारे हाथ में है ना। तो ये एम्पलीट्यूड असली एम्पलीट्यूड नहीं है रायमा, इस पे तुम्हारा कंट्रोल है, तुम मैप कर, मतलब असली में जो मीटर्स में एम्पलीट्यूड है वो जो भी है, फॉर एग्जांपल 5 मीटर अगर एम्पलीट्यूड है इसका, 5 मीटर होने से रहा वैसे तो, 1 मीटर अगर एम्पलीट्यूड साउंड वेव का, तो तुम वो किसी ना किसी तरह मैप कर रहे हो ऑन मे बी लेट से 0.6 मिलीवोल्ट्स। 0.6 मिलीवोल्ट्स एम्पलीट्यूड नहीं है वेव का, असली वेव का एम्पलीट्यूड नहीं है। हाँ जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड है तुम्हारी वाई गेन सेटिंग सेट करने के बाद, लेकिन असली वेव का एम्पलीट्यूड नहीं है, ठीक है। तो कन्वर्जन हुई है इसमें बीच में, ओके, यस इंक्लूसिव ऑफ वाई गेन एंड एक्स एक्स टाइम पीरियड वाली खत्म, नहीं टाइम पीरियड में नहीं होता ना, सेकंड में ही है, जो टाइम वाली एक्सिस है वो सेकंड्स में ही चल रही होती है। देखो तुम अगर तुम टाइम बेस की वैल्यू चेंज भी करते हो, अगर तुम टाइम बेस की वैल्यू चेंज भी करते हो तो वेव उस हिसाब से फिर स्ट्रेच या फिर कंप्रेस हो जाती है कि वो प्रॉपर वही टाइम आए, तुम्हारा टाइम चेंज नहीं करता, ठीक है। नहीं होता ना, टाइम पीरियड तो वही आता है ना, तुम अगर तुम टाइम बेस जो है वो गिराते हो तो तुम्हारी वेव बड़ी हो जाएगी, फिर भी वही टाइम पीरियड आएगा, और अगर तुम टाइम बेस बढ़ाओगे तो तुम्हारी वेव पिचक जाएगी, टाइम पीरियड फिर भी वही आएगा, ठीक है। टाइम पीरियड चेंज नहीं करता, वो फिर वेव खुद ही उसका ट्रेस एडजस्ट हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तुम्हारा सेम वही टाइम पीरियड देने के लिए। अच्छा जी, लेट्स डू दिस पहले। The principle of superposition states that a certain quantity is added when two or more waves meet at a point. What is that quantity? That quantity is displacement, ठीक है। एम्पलीट्यूड नहीं है, एम्पलीट्यूड एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, आप सारी डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, विच लिस्ट ऑफ regions of the electromagnetic spectrum is in order of increasing wavelength from left to right? आई कैन एक्सप्लेन, देखो एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड तो ये है ना मैक्सिमम वाला, ये है एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये पूरे ग्राफ में एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट की सारी डिस्प्लेसमेंट्स है, डिस्प्लेसमेंट्स आर ऑल ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट्स, ये जितनी भी है, चाहे वो एम्पलीट्यूड है या नहीं। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? यही कहता है ना कि भाई तुम्हारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एडिशन होती है। अगर याद हो कि जब हम दो वेव्स को सुपरपोज करते थे, फॉर एग्जांपल हम एक वेव ऐसी ले लेते हैं और दूसरी वेव इसका 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ले लेते हैं, तो मैं जो अपनी रिजल्टेंट वेव बना रहा था वो मैं एट ऑल पॉइंट्स बनाता था ना। आई यूज्ड टू ड्रॉ इट ऑल एट ऑल पॉइंट जीरो हो गई, तो मुझे कैसे मतलब ऑल पॉइंट जीरो है? क्योंकि बिकॉज सारे पॉइंट्स पे सब्ट्रैक्शन होके जीरो आ रहा है, so therefore it is zero. I can choose all of the displacement, do calculation on all displacements, not only on the just amplitude. ठीक है, तो लॉ की वर्डिंग जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, लेकिन लॉ की वर्डिंग क्या है? लॉ की वर्डिंग एम्पलीट्यूड नहीं है, लॉ की वर्डिंग डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और अगर लॉ की वर्डिंग एम्पलीट्यूड होती तो बहुत ही बेकार लॉ होता, क्योंकि उसमें सिर्फ कुछ ही आपको पॉइंट्स पर चल रहे होते, बाकी पॉइंट्स में चल रहा, तो वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, द प्रिंसिपल पोजीशन हैज द वर्डिंग दैट फॉर टू वेव्स मीटिंग एट अ पॉइंट the resultant displacement is the algebraic sum of the individual displacements, amplitude नहीं है उसकी wording में कहीं भी। अच्छा, which list of regions of the electromagnetic spectrum is in order of increasing wavelength from left to right? increasing wavelength में लिखना है हमने। ठीक है, तो increasing wavelength कौन सा है? Ruefa is saying A। 25 करवा रहा हूँ हमदा, एक सेकंड, पहले आसान वाले करवा था। ए ही है, मेरे ख्याल से भी ए ही है। गामा रेज जो है वो 10⁻10 to 10⁻12 होती हैं। Ultraviolet are 10⁻6 to 10⁻8, and infrared are 10⁻3 to 10⁻6। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाजिमन याद कर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑपोजिट हो जाएगी, जी मारेंज बिल्कुल। अच्छा, a man standing next to a stationary train, here's आपका समर सेशन होगा एटू का, समर सेशन नहीं होता एटू का, कोई नहीं आता पढ़ने। A man standing next to stationary train hears sound of frequency 400 hertz emitted from the train's horn. The train then moves directly away from the man and sounds its horn when it has a speed of 50 meter per second. ठीक है, the speed of sound in the air is 340 meter per second. What is the difference in frequency of the sound heard by the man on the two occasions? So डॉपलर इफेक्ट का सवाल है। ठीक है, एक बंदा है स्टेशनरी खड़ा हुआ है, he hears a sound of 400 hertz emitted from the train's horn. The train then moves directly away from the man and sounds its horn when it has a speed of 50 meter per second. ठीक है, पहले जो थी ट्रेन स्टेशनरी थी, यानी इसके सामने खड़ी हुई थी स्टेशनरी, इट वाज स्टेशनरी ओवर हियर, u इक्वल्स टू 0 टॉस। और वो क्या करती है, वो फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देती है इस बंदे को, वो ऑब्वियसली ट्रेन की सोर्स फ्रीक्वेंसी होगी, विच इज 400 हर्ट्ज। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, थोड़े टाइम बाद ये होता है कि जो आपकी जो ट्रेन होती है वो 50 मीटर पर सेकंड पे चलना शुरू जाती है, और अनफॉर्चुनेटली थोड़ी लंबी भी हो जाती है फॉर सम रीजन। और इसकी बस ये दिया हुआ है, आपसे पूछ रहे हैं कि अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या हो। सिंपल, हमने डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, सो एफ ओ विल इक्वल्स टू वी ओवर वी प्लस माइनस वी एस एफ एस। नाउ सिंस दिस इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे का मतलब ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी गिरेगी, और गिरेगी कब? जब आपका डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा होगा, राइट। सो यू शुड बी यूजिंग द प्लस वाली चीज। So now you can do your calculation, और बाकी सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। 340 डिवाइड बाय 340 प्लस 50 और 400। ठीक है, हामिद अगर अभी भी कंफ्यूजन है, याद नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं फिर उसको और आसान तरीका बताता हूँ किस तरह से याद रखना है। 348.7 350 आ रहा है। ठीक है, ये चीज उन्होंने पूछी थी ना प्लस माइनस का, किसी ने अभी पूछा था यार बीच में भी चैट में कि प्लस माइनस कब लगाते हैं, तो गायब हो गई भाई चैट। अच्छा, जो है वो ये क्या कहते हैं, ये आंसर क्या आ रहा है? 340 अपॉन 340 प्लस 50 इंटू 400, 348। अच्छा, ये 348 आ रहा है, फिर हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस क्या है? 400 माइनस ये, अच्छा 51 है, सही है, दैट्स 8, सही है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक सवाल है। लेट्स डू टिल 30, मेरे ख्याल से आज नहीं हो पाएगा। लेट्स डू 28 पहले। The diagram shows the diffraction of water waves in a ripple tank as they pass through a gap between two barriers. Which diagram is correct? कौन सी डायग्राम करेक्ट है?
कैसे पता चलेगा? वेरी गुड विशाल। विशाल इज सेइंग बी। विशाल को कैसे पता चला भाई बी है? बी, हाउ आर वी सीइंग दैट इट्स सपोज्ड टू बी बी? यस, वेवलेंथ आपने देखनी है, राइट? सो रिमेंबर डायफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज नहीं करती। यहाँ पे ए में वेवलेंथ कम हो गई, सी में वेवलेंथ खुद ही बढ़ गई। डायफ्रैक्शन में ऐसा कभी नहीं होता कि इसमें भी, डी में भी वेवलेंथ चेंज कर गई है। सो योर वेवलेंथ रिमेन्स सेम आफ्टर डायफ्रैक्शन, सो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। A beam of light from a laser is incident normally on a double slit. Interference fringes are seen on a screen placed parallel to the double slit. The separation of the two slits is A. The distance between the slits at the screen is D. The distance between the centers of two adjacent bright fringes is X. D and A are both halved. What is the distance between the centers of the two adjacent bright fringes after these changes? चलो भाई शाबाश, कंपैरिजन का सवाल है, क्या आ रहा है इसका आंसर? B. So simple comparison क्वेश्चन है, X equals to lambda D by A. पहले वाला केस आपको ऐसे बताया हुआ है कि आपकी x है, dd है, a है, लैम्डा आपका, लैम्डा जो भी है वो बताया हुआ नहीं, हमने कह दिया भाई जो भी है लैम्डा। फिर क्या बोल रहे हैं, d और a को दोनों को उन्होंने हाफ कर दिया। सो योर x2 शैल बी, लैम्डा इज द सेम, योर d इज हाफ्ड एंड योर a इज ऑल्सो हाफ्ड। सो हाफ हाफ करने पे क्या होगा, हाफ और हाफ कैंसिल, आंसर वही आ जाएगा, x2 जो है वो x के ही बराबर है, एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है, कुछ खासा कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, सो 30 इज बी। सही है, रिकॉर्ड। अच्छा, a beam of light of wavelength 400 nanometers is incident normally on a diffraction grating that has 300 lines per millimeter. The light passes through the grating and produces a series of maxima which are observed on a semicircular screen as shown. ठीक है, What is the total number of maxima observed on the screen? आसान सवाल है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। हम सबको पता है nmax का फॉर्मूला क्या होता है, nmax का फॉर्मूला होता है d डिवाइड बाय लैम्डा, राइट? तो हम जब sin 90 रखते हैं तो d अपॉन लैम्डा बन जाता है। अच्छा, दूसरी बात जो है, हमें जो है वो अपना d निकालना पड़ेगा। सो उसके लिए हमें बताया हुआ 300 लाइन पर मिलीमीटर है और वी हैव बीन टोल्ड दी वेवलेंथ। ठीक है, सो आई नो दैट देयर आर 300 लाइंस in 1 millimeter. I want to work out how many lines there are in a meter. ठीक है, एक मीटर में कितने? सो पहले मैं वो निकाल लूंगा कि भाई एक मीटर में कितनी लाइनें हैं। मैंने ये निकाल लिया तो ये आ जाएगा 300,000 लाइंस इन अ मीटर एंड देन RD is going to work out to be 1/300,000। ठीक है, फाइनली जो है जब हम nmax निकालने जा रहे होंगे, सो हम जो है वो इसमें प्लग इन कर देते हैं, 1/300,000 प्लग इन कर दें और उसको डिवाइड बाय 400 नैनोमीटर्स का। सो 1/300,000 डिवाइडेड बाय 400 into 10⁻⁹। व्हाट इज दिस आंसर? nmax क्या आ रहा है? nmax 8 आ रहा है। अच्छा, ये आंसर जो है वो अकॉर्डिंग टू मिशाल 8 आ रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे टोटल ऑर्डर ढूंढने होंगे, if I want to find out the total, that is 2nmax plus 1, राइट? क्योंकि सिमेट्रिकल होता है, आर्ट ऊपर आर्ट नीचे और फिर बीच वाला एक जीरो ऑर्डर भी होगा, उसके लिए हमें +1 करना पड़ेगा। सो दैट शैल बिकम 2 into 8 plus 1। द आंसर टू दैट इज 2 8 16, 16 plus 1 17 हो जाएगा। ठीक है, डी। Two wires X and Y are made from the same metal. Very important. The diameter of wire Y is twice the diameter of wire X. Wire X, wire Y, and the battery are connected in series. What is the ratio average drift speed of free electrons in wire X over average drift speed of free electrons in wire Y? अच्छा, two wires X and Y are made from the same metal. इस बात से क्या बताना चाह रहा था एग्जामिनर हमें? E सेम नहीं बताना चाह रहा वो। He is not trying to tell you that E is same. E तो वैसे भी सेम रहता है, ये तो कांस्टेंट है, elementary charge. He is trying to tell you that you have got the same number density. ठीक है, तुम्हारी नंबर डेंसिटी जो है वो सेम है। अच्छा, then you have the diameter of wire Y. यंग मॉड्यूलस नहीं है ये, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है। ठीक है, वो बात भी सही, यंग मॉड्यूलस भी वो बात सही है, लेकिन अभी हम यंग मॉड्यूलस बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। तो हमारी नंबर डेंसिटी सेम है, फर्स्ट एडमिट से लिखा। द डायमीटर ऑफ वायर Y इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ वायर X, यानी अगर हम डायमीटर X का D बोलेंगे
तो वायर वाई का 2D है। देन वायर एक्स वायर वाई एंड ए बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये लाइन क्यों लिखी है हमें, हमें इसका क्या फायदा है कि वो सीरीज में है या नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है इससे? उनका करंट भी सेम है। वेरी गुड विशाल, सो यू हैव गॉट द सेम करंट थ्रू ऑल ऑफ देम। ठीक है, एंड अब हमें निकालनी है ड्रिफ्ट स्पीड। सो ड्रिफ्ट स्पीड कैसे निकलती है? ड्रिफ्ट स्पीड निकलती है, वैसे फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू NAVE, एंड देन यू कैन वर्क आउट जो है वो योर ड्रिफ्ट स्पीड एज I ओवर NAE। ठीक है, अगर मुझे करना है ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ x डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ y, सो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करंट ऑफ x डिवाइड बाय नंबर डेंसिटी ऑफ x, एरिया ऑफ x एंड द चार्ज ऑफ x, यानी मतलब एलिमेंट्री चार्ज। अच्छा, तो हम देख लेंगे थोड़ी देर में इसको, किसी चीज को हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय y का, सो y का क्या हो जाएगा? IY डिवाइडेड बाय NY AY एंड देन EY। अच्छा, the first thing is that there is important thing, राहिमा एक ही मतलब होती है, एक ही मतलब है इसमें, ठीक है? एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड बोलो या एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलो, एक ही मतलब है। वैसे मोर प्रोपरेटली इट इज नोन एज एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है? क्योंकि तुम्हें नहीं पता इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम उसको स्पीड के तौर पे देते हैं। अच्छा, अब हमने क्या 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 आइडेंटिफाई किया? हमने आइडेंटिफाई किया था कि आई एक्स और आई वाई वाली डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही बात है, ठीक है? करंट दोनों का सेम है। और बाकी हमने कहा कि भाई नंबर डेंसिटी भी चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, और एलिमेंट्री चार्ज तो हम वैसे भी कभी चेंज नहीं करते, ठीक है जी? एलिमेंट्री चार्ज तो एलिमेंट्री चार्ज है, उसका वही वैल्यू होती है। सो दिस वर्क्स आउट टू बी आई ओवर एन एरिया ऑफ एक्स इंटू ई मल्टीप्लाइड बाय एन ए वाई E over I. Now you can cancel out the things. Current cancel, E cancel और N और N cancel. यानी रेशियो जो है वो एरिया ऑफ y डिवाइड बाय एरिया ऑफ x है, ठीक है? अब हम एरिया ऑफ y डिवाइड बाय एरिया ऑफ x कर लेते हैं। सो सिंपली Vx अपॉन Vy is area of y upon area of x. So what you can do is pi, अच्छा y का क्या था? y का था 2d, सो पाई 2d होल स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन, या फिर अगर चाहो तुम लोग वैसे ही कर लो दोबारा से डिवीजन में रख के, सो पाई एंड देन d स्क्वायर डिवाइड बाय 4। थोड़ी सी फॉरी लगती है इन क्वेश्चन में, लेकिन इवेंचुअली एवरीथिंग विल कैंसिल आउट एंड यू विल गेट अ गुड आंसर। इसको आराम से करोगे तो हम से करोगे, सो देयर विल बी नो रीजन फॉर यू टू गो रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई d स्क्वायर, सो आंसर क्या आ जाएगा? ये 4 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, डी स्क्वायर कैंसिल, फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 4 एज इट इज, ठीक है? सो द आंसर वर्क्स आउट टू बी ए 4/1। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? कर लोगे सब? इसको ऊपर कर देते थोड़ा, बेस तो पार्ट नहीं है। Oops. बिल्कुल सही है, वो सेम वो सही है बात, उसमें कोई मसला नहीं है। सर जेट ऑफ फ्लूइड वाली इक्वेशन से रिजल्टेंट फोर्स आती है? जेट ऑफ फ्लूइड वाली इक्वेशन से कौन सी, मतलब तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन सी जेट ऑफ फ्लूइड वाली इक्वेशन? एफ इक्वल्स टू रो ए वी स्क्वायर्ड, रो ए वी स्क्वायर्ड वी डी एम बाई डी टी। रिजल्टेंट फोर्स नहीं आती उससे, उससे तुम्हें मिलती है कि तुम्हारी वो जो जेट ऑफ फ्लूइड की वजह से जो फोर्स है वो क्या है, ठीक है? रिजल्टेंट फोर्स नहीं आएगी, वो नेट फोर्स नहीं है इन एनी वे शेप और फॉर्म। वो जो जेट ऑफ फ्लूइड जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से, वो आएगी तुम्हारी। एक्चुअली इसमें किसी को सवाल था ऊपर, राहिमा को, आई थिंक राहिमा थी सर, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने 1/d वाली चीज की है ना? हाँ वही की है, ठीक है? पहले एक मीटर में ढूंढना हमने, वहां कितनी लाइनें होती है, और फिर 1 डिवाइड बाय द लाइंस इन अ मीटर कर दी टू गेट आर डी, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? A resistor has resistance R when the potential difference across the resistor is V, the current in the resistor is I. The power displayed in the resistor is P. Work W is done when charge Q flows through the resistor. What is not a valid relationship between these variables? तो क्या एक valid relationship नहीं है between these variables? What is the wrong relationship? D is wrong, right? Because R equals to B upon P कोई फॉर्मूला होता, यानी P R के थ्रू आप V नहीं दे सकते। This is no formula in R, ठीक है? ये कोई फॉर्मूला नहीं था। मैं इसको सही तरह लिख सकता हूँ, I V equals to P होता है,
जो हमको पता है पावर इक्वल्स टू IV होता है। देन वी ऑल्सो नो दैट वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये उसी को रीराइट करके लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी हम सबको पता है कि I²R जो है वो P होता है, तो ये भी करेक्ट है। ये वाला गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये कोई बेस फॉर्मूला नहीं बन रहा है जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। इजी क्वेश्चन है, समझ में देखना था क्या करना है क्या नहीं करना। फिर क्या है, a fixed resistor and a filament lamp are connected in series to a power supply. The IV characteristic for the two components are shown. Fixed resistor का दिया हुआ है आपको और आपको filament lamp का दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, the current in the fixed resistor is 0.34. अच्छा, क्या लिखा हुआ है, a fixed resistor and a filament lamp are connected in series. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीरीज में लिखा हुआ है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड थे। Then we're telling you the current in the fixed resistor is 0.34 amperes. What is the resistance of the filament lamp? तो फिलामेंट लैम्प की रेजिस्टेंस कैसे आएगी? अच्छा, फिलामेंट लैम्प की अगर हमें रेजिस्टेंस चाहिए तो ऑब्वियसली मुझे उसका रेशियो लेना पड़ेगा, मुझे इसका रेशियो लेना पड़ेगा वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, कि वो क्या आ रहा है, राइट? अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमें बोला हुआ है फिक्स्ड रेजिस्टर में 0.34 एम्पेयर है और ये दोनों सीरीज में है अगर, तो इसका मतलब है लैंप के अंदर भी 0.34 एम्पेयर है। सो व्हाट वी रियली नीड टू सी इज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.34 एम्पेयर, जो मेरे ख्याल से ये आ रही है। सो ये आ गई हमारे पास 0.34 एम्पेयर, जिसपे मुझे करस्पॉन्डिंग ये वाला वोल्टेज मिलता है। ठीक है, अब क्या करना चाहिए मुझे, मैंने ये तो निकाल लिया, व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? V अपॉन आई कर दें सिर्फ, राइट? हमें सिर्फ रेशियो लेना है। सो कुछ क्वेश्चन सिंपल भी होंगे, हम V अपॉन आई कर देंगे। सो हमारा वोल्टेज जो है वो 4.2 है और हमारा करंट जो है वो 0.34 है। ठीक है, ये जरूर देख लीजिएगा कौन सी एक्सिस पे क्या चीज कहाँ लिखी हुई है। इस दफा V एक्स एक्सिस पे, करंट Y एक्सिस पे है। फॉर्मूला में वैसे ही प्लग इन होगा V अपॉन आई करके। सो डोंट जो है वो गेट दैट रॉन्ग। सो ये आ रहा है अकॉर्डिंग टू मिशाल एंड मशहूर 12 वॉट्स। ठीक है, कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है सवाल, हाँ डी है इसका, और इससे पहले वाले का क्या था, डी। ठीक है, आई होप इसमें भी कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लो। आदिल पूछ लो, क्या है? एयरफोन्स नहीं है मेरे पास। अच्छा, ये अच्छा सवाल है, पहले ये कर लेते हैं। हाँ जी, किस चीज का सिंबल है ये? आदिल, मैं तुम्हारी क्वेरी एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकंड दो। व्हाट इज दिस सिंबल फॉर? सिंबल्स याद किए हैं तुम लोगों ने? ये किस चीज का सिंबल होता है? ओके, अच्छा, तो ये सिंबल जो होता है वो बजर का होता है, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, ये रट्टे पे ही डिपेंड करता है। बजर बजर का ही है भाई, ये 36 ए ही लिखा हुआ है यहाँ पे, 36 इज ए। यही तो मसले हैं, इन्होंने प्याले व्याले दिए हुए होते हैं। अच्छा, मुझे खुद भी ये सारे सिंबल्स वैसे नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों दिन लग गए हैं इनको, और कोई जो है वो अच्छे सवाल मिलते नहीं है, तो ये बेकार चीजें जो है वो ये देना शुरू कर दिया, बस मार्क्स बनाने के लिए। अच्छा, बजर का जो सिंबल होता है, बजर का सिंबल ये रहा। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल यही होता है लेकिन उल्टा होता है, सो इट्स लाइक दिस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बेल होती है। लाउड स्पीकर का सिंबल, आई डोंट थिंक देयर इज एन, पता नहीं क्या होता है, लाउड स्पीकर का भी होगा सर्किट सिंबल। हाँ, इट्स लाइक ए स्पीकर ही। सो वैसे कोई फॉर्मल नहीं है, ये लोग अपनी मर्जी से बनाते हैं, स्पीकर के सिंबल्स जैसे भी होते हैं। सो कुछ ऐसा होता है स्पीकर का सिंबल। ठीक है, और माइक्रोफोन का अगर मुझे सही तरीके से याद हो तो ये होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट्स सी, वेयर आर माइक्रोफोन, हाँ यही होता है। सर्कल ऊपर नहीं, नहीं मतलब तो ऊपर नीचे जैसा बनाना चाहो वैसे ही होगा ना। ऊपर बनाओ नीचे बनाओ तो क्या फर्क पड़ रहा है, बस एक गोला और डंडी होनी चाहिए उस पर। ठीक है, मतलब एक गोला और उसके टेंजेंट एक डंडी चल रही है, दैट डज नॉट मैटर, ऊपर बनाओ नीचे बनाओ, सर्किट सिंबल को तुम उसकी ओरिएंटेशन बदल सकते हो। हीटर, सॉरी क्या? हीटर का, अच्छा हीटर का सिंबल ये होता है, हीटर का सिंबल एक रेजिस्टर की तरह होता है और उसमें डंडियां डली हुई होती हैं, ये हीटर का होता है। सही है। वैसे आई डोंट नो क्यों ये करना इन्होंने शुरू करा है,
पहले नहीं करा करते थे, फालतू के नहीं सवाल। एसी का सिंबल नहीं होता, एसी का सिंबल। ऑल्टरनेटिंग करंट का पूछ रहे हो या एयर कंडीशनर का पूछ रहे हो? हाँ, आदिल का क्वेश्चन का जवाब देते हैं अभी। एयर कंडीशनर का सिंबल नहीं होता, ऑल्टरनेटिंग करंट का होता है, उसमें एयर कंडीशनर का नहीं होता। अच्छा, आदिल तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, देखो तुम उसमें कंफ्यूज नहीं हो कि मुझे 1/r लेना है या मुझे r लेना है, ठीक है, या रेसिप्रोकल लेना है या नहीं लेना। बात समझो कि तुम बेसिकली इस फॉर्मूला में प्लग इन कर रहे हो। अब तुम चाहे v वाई एक्सिस पढ़ो या v एक्स एक्सिस पढ़ो, या करंट वाई एक्सिस पढ़ो या एक्स एक्सिस पढ़ो, ऑल यू रियली आर डूइंग, तुम उस फॉर्मूला प्लग इन कर रहे हो। तो फॉर्मूला तो लिखा हुआ है ना v अपॉन आई के टर्म्स में, तो तुम्हें इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि भाई मैं 1/r करूं या नहीं करूं, या क्या करूं या क्या नहीं करूं। जब तुम v को ऊपर डालोगे, करंट को नीचे डालोगे, आंसर रेजिस्टेंस का ही आएगा, किसी और चीज का नहीं आ सकता, ठीक है। सो प्लस ब्लाइंडली y वाली क्वांटिटी डिवाइड बाय x वाली क्वांटिटी नहीं करना। तुम वोल्टेज की वैल्यू उठाओगे यहाँ से, करंट की वैल्यू उठाओगे यहाँ से, और वो फॉर्मूला में प्लग इन कर दो। तो फिर तुम्हें आगे कुछ नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे रेसिप्रोकल लेना था, नहीं लेना था, क्या करना था, क्या नहीं करना था। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी कैलकुलेशन। ओके, अच्छा, अब ये अच्छा सवाल है। अ पीस ऑफ कंडक्टिंग पटी मॉडलिंग क्ले ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टिविटी इज फॉर्म्ड इनटू अ सिलिंड्रिकल शेप, ठीक है। रेजिस्टिविटी इसकी कांस्टेंट है, जो रहनी भी चाहिए कांस्टेंट। The resistance R between its flat ends shaded is measured. The same volume of putty is reformed into cylinders of different lengths L and the resistance R. यही क्वेश्चन कर रहे थे ना जब डिस्कनेक्ट हुआ है, या इससे पहले कहीं डिस्कनेक्ट हुआ है? यही कर रहे थे, चलो ठीक है। अच्छा, सो लिखा हुआ क्या है आपके पास? आपके पास ये लिखा हुआ है, वालेकुम अस्सलाम, आपके पास ये लिखा हुआ है कि आपके पास एक मॉडलिंग क्ले है बेसिकली, जिसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। वो क्या कर रहे हैं, वो उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रख के उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स लेते हैं, ठीक है, और रेजिस्टेंस की वेरिएशन निकालना चाह रहे हैं विद लेंथ एल। दे आर ट्राइंग टू वर्क आउट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद लेंथ एल। किस कॉन्सेप्ट के थ्रू मुझे रेजिस्टेंस और लेंथ का रिलेशनशिप निकालना चाहिए कि वो क्या आ रहा है? सो लुक एट द ऑप्शंस और फिर मुझे बताओ सर इसके थ्रू करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें ग्राफ पसंद आए, प्रोपोर्शनैलिटी वाली ग्राफ, बिल्कुल ठीक है। सो मे बी इट कुड बी पैराबोलिक, यानी एक्स स्क्वायर, हो सकता है वाई स्क्वायर वाला ग्राफ हो सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, या हो सकता है कांस्टेंट आ रहा हो, तो उसमें कुछ भी चीज चेंज नहीं कर रही होगी। सो अब हमें क्या करना है, हमने इसको ये देखना है कि भाई ये हम रेजिस्टेंस और लेंथ को कैसे जो है वो रिलेट कर सकते। अच्छा, अब हम सबको पता है रेजिस्टेंस क्या होती है, वो होती है रो एल ओवर ए। अच्छा, डोंट डू दिस मिस्टेक कि आप यहीं पे जो है वो क्या करो, आप कहो ठीक है भाई ये दोनों चीजें कांस्टेंट रह रही हैं, और आपने ये कह के आपने कह दिया रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गई, और आपने जो है वो बी कर दिया। दैट इज रॉन्ग, ठीक है। ये रॉन्ग क्यों है? ये रॉन्ग इसलिए है बिकॉज एरिया कांस्टेंट नहीं है, एरिया इज नॉट कांस्टेंट। मेरे ख्याल से अंडरस्टूड सी बात है कि अगर तुम्हारी मॉडलिंग के लिए इतनी मोटी थी और इसकी लेंथ इतनी बन रही थी, अब तुम अगर इसको लंबा करोगे तो पतली भी होगी है, उसका एरिया डिक्रीज करेगा, राइट। सो एरिया इज नॉट द कांस्टेंट फैक्टर इन दिस। सो व्हाट वी विल हैव टू डू, इधर उन्होंने बताया हुआ है, इधर उन्होंने बताया हुआ है कि सेम वॉल्यूम ऑफ पट्टी। जाहिर बात है अगर मैं पट्टी को खींचूं या छोटा करूं या मोटा बनाऊं, जो भी करूं, लेंथ और एरिया जब भी वैरी करूंगा, बात ये रहेगी कि वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहेगा, राइट। सो आई कैन यूज दिस प्रॉपर्टी एंड नाउ आई कैन ट्राई टू वर्क आउट अ वैलिड रिलेशनशिप, ठीक है। ये वाला रिलेशनशिप वैलिड नहीं है। अच्छा, अब हमें क्या बचला, हमें एरिया को हटा के किसी ना किसी ना वॉल्यूम लेके आना है, बिकॉज वो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट नहीं। सो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, and then we can work out area as volume divided by length. Now R equals to rho L over V divided by L, and this is going to become R equals to rho L square divided by V. And now we can derive a proper relationship कि भाई ये दोनों चीजें constant है, both of these things are constants, and so the answer is going to be R directly proportional to length squared, ठीक है। So that means the graph is going to be a quadratic parabola, that is option D, ठीक है। L square कैसे हुआ? अच्छा, देखो राहिमा, वॉल्यूम दोबारा से प्लीज बताया था, ठीक है। अच्छा, सो बात जो समझने की है इधर
कि आर इक्वल टू, वालेकुम अस्सलाम हामिद, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए जो है, इसमें एरिया कांस्टेंट नहीं है। फर्स्ट थिंग तो ये रियलाइज करनी है हमने, ये इस थॉट प्रोसेस के थ्रू जाना है। भाई जब तुम लेंथ लंबी करोगे तो पतला हो जाएगा, छोटी करोगे तो मोटा हो जाएगा, एंड सो एंड सो फॉर्थ। सो लेंथ की वेरिएशन के साथ एरिया भी वैरी करेगा, राइट? सो इफ आई से एरिया इज कांस्टेंट एंड ट्राई टू डेवलप माय रिलेशनशिप, वो गलत हो जाएगा, तो मैं ये नहीं कर सकता। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्योंकि एरिया कांस्टेंट नहीं है, सो आई नीड टू रिमूव इट। ठीक है, मुझे इसको रिमूव करना है। अब रिमूव करने के लिए ऑब्वियसली कोई ऐसी क्वांटिटी हो ना जो कांस्टेंट हो इन दी एंड, ताकि मैं उसको भी रिमूव कर सकूं कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी के थ्रू, राइट? सो मैंने इसको रिमूव कैसे किया, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है सेम वॉल्यूम था इसका, चाहे आप पतली करो, लंबी कर दो या मोटी कर दो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इतना ही इस्तेमाल होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने वॉल्यूम लिख लिया, मैं बता रहा था वॉल्यूम ए इंटू एल। अच्छा, सो आई होप ये बात समझ में आ गई कि एरिया हमें नहीं चाहिए, हमें एरिया को हटाना था। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का तुम लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा होगा फॉर्मूला, कि वॉल्यूम कैन बी गिवन बाय बेस एरिया इनटू हाइट, है ना? बेस एरिया इनटू हाइट, किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है तो उसका बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय उसका हाइट कर दो, तो उसकी हमारे पास वॉल्यूम आ जाती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है the same volume of putty is reformed into cylinders of different lengths L and resistance R between the flat end measured for each value of L। ठीक है, वरना आई थिंक अंडरस्टूड सी बात है। अगर तुम किसी को, मतलब फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास प्लेडो है, प्लेडो का एक, तुमने प्लेडो से खेला होगा यकीनन कभी ना कभी बचपन में खेला होगा। अब प्लेडो को पतला कर दोगे तो लंबा हो जाता था और बहुत पतला हो जाता था, लेकिन अगर पिचकार देते थे तो बहुत ही मोटा सा वो बन जाता था। वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहता था, सिर्फ एरिया और लेंथ चेंज करने पे वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ले लिया करता था, राइट? सो सेम थिंग ओवर हियर, ये प्लेडो ही है, दिस इज प्लेडो। ठीक है, आई होप प्लेडो से खेला हो, PS4 वाले लोगों ने कभी तो खेला होगा प्लेडो से। PS4 वाले लोगों ने बचपन से ही जो है वो PS4 दे दी थे माँ बाप ने, है जब भी तो ऐसे हो गए। अच्छा, तो इसको ऐसे ही समझो कि ये प्लेडो है, इट्स लाइक प्लेडो। ठीक है, अच्छा, सो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रह रहा है, तो मैंने एरिया इनटू लेंथ एक्सप्रेस किया वॉल्यूम को, एंड देन आई मेड एरिया द सब्जेक्ट दैट इज वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ, और फिर मैंने एरिया की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने सॉल्व कर दिया, तो रो एल स्क्वायर ओवर वी बन गया रिलेशनशिप। अब मुझे पता है रो और वी तो डेफिनेटली कांस्टेंट है, मेरा एरिया चेंज कर रहा था, मैंने उसको कहा मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा, मैंने उसको हटा दी क्वेश्चन। तो रो और v आर कांस्टेंट्स, एंड देन आई नो द रिलेशनशिप वर्क्स आउट टू बी r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। ठीक है, प्लेट डो ऐसे नहीं लिखते हैं, प्लेट डो, डो मतलब वो फ्लावर वाला जो डो होता है जैसे वो लिखा जाता है, वो ऐसे ही लिखा जाता है, हाँ डो। ऐसा ना करो यार, किसी ने अगर बचपन में प्ले डो के साथ नहीं खेला तो ये तो बचपना तो आपका निकला ही गलत है फिर तो, खाने की चीज है। रहमा ये क्लियर है, जो है वो, और क्या कहते हैं, अब्दुल हादी क्लियर है? दोआ एल कैसे आए थे? दोआ एल कहाँ से, कौन सा दोआ एल? दोआ एल क्या, 2L नहीं आया। देखो जब बेसिकली देखो रो एल डिवाइड बाय वॉल्यूम ओवर लेंथ है ना, तो तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो रो एल इंटू लेंथ ओवर वॉल्यूम, सो ये क्या बन जाएगा, रो एल स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अलजेब्रा हुई है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। नहीं भाई, ए को रो एल नहीं कह रहा, ए इज बी ओवर एल ना। क्या हो गया, व्हाट हैज हैपेंड राहिमा? राहिमा, ये तो अपना इंटैक्ट है ना रिलेशनशिप, मेन रिलेशनशिप तो ये होता है ना, आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, एक तो ये है राहिमा। ठीक है, मैंने एरिया का निकाला कि वो वॉल्यूम ओवर लेंथ था, और मैंने वॉल्यूम ओवर लेंथ इस एरिया की जगह रख दिया। देखो तो रो एल और एरिया की जगह वॉल्यूम ओवर लेंथ आया है, जो एरिया का मैंने साइमल्टेनियस निकाला है कि वो क्या है, एंड देन आई सॉल्व इट फर्दर। ठीक है, ओके सर, एम कितने करने चाहिए? 40। चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी नहीं होती, चिकनी मिट्टी क्या होती भाई, ये कुछ गलत गलत ना बता देना इसको, ये कुछ और किसी का खेलना शुरू हो गई है। हाँ, इट्स काइंड ऑफ लाइक क्ले। चिकनी मिट्टी नहीं कहते उसको, क्ले कहते हैं, तो मेरे को चिकनी मिट्टी बोल रहे हैं। तो
आज जो है वो किसी भी टॉय शॉप पे चलाना, उनको बोलना मुझे प्ले डो दे दें थोड़ा सा, ठीक है, तो खेल लेना, इट्स अ गुड पास टाइम, निकल जाता है, आधा घंटा निकल जाता है खेलते की। अच्छा, विच रूल डिस्क्राइब्स किरचॉफ्स लॉज? हाँ भाई, ए, सबसे पहले तो आसान चीज ये चेक करना है कि कौन सा प्रॉपर बोल रहा है कंजर्वेशन के बारे में। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों इस बारे में सही है। एंड देन आपका जो है वो लॉ भी करेक्ट होना चाहिए। किरचॉफ्स लॉ जरूर देख लीजिएगा, उसकी डेफिनेशन और किस चीज की कंजर्वेशन में बेस्ड है वो हर साल सवाल आता ही है तकरीबन, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, हाय अल्लाह। A potential divider circuit is formed by connecting a battery of negligible internal resistance in series with two variable resistors as shown. ठीक है, दो variable resistors. The variable resistors have resistances Rx and Ry. Vx is the potential difference across the variable resistor with resistance X. Rx and Ry are both changed at the same time. Which combination of changes must cause Vx to increase? एक्चुअली सो आंसर क्या है भाई इसका? सिर्फ आधे बच्चे पढ़ते हैं, आधे बच्चे जो है वो बिल्कुल जवाब नहीं देते हैं। सो द आंसर टू दिस इज बी, लार्जर एंड स्मॉलर। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि जो है वो अगर आपने किसी रजिस्टर का वोल्टेज बढ़ाना हो, आपने किसी रजिस्टर का वोल्टेज बढ़ाना हो, तो वो कैसे बनता है, बढ़ता है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा के। तो अगर आपको Vx को लार्जर करना है तो अनडाउटेडली आपको Rx को लार्जर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर Ry को ऑब्वियसली स्मॉलर करना पड़ेगा। जब आप Ry को स्मॉलर करोगे तो उसका वोल्टेज गिर जाएगा, यानी इस बात का मतलब है कि मोर ऑफ द वोल्टेज विल बी ऑन X एंड लेस ऑफ द वोल्टेज विल बी ऑन Y, सो दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। दोनों को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते ना, कभी कर सकते हो। यू कैन डू इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ ऑफ देम टुगेदर एज वेल, दैट इज पॉसिबल। वो नॉब इनके आगे नॉब लगे, तो नॉब तुम जैसे भी घुमाना चाहो तुम्हारी मर्जी है। दोनों को सेम चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी रेजिस्टेंस 2 थी पहले और इसकी भी 2 थी, और तुम बढ़ा के इसको जो है वो 4 कर देती हो और इसको भी 4 कर देती हो, तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, Vx Vy उतना ही रहेगा, राइट। एंड दैट इज ड्यू टू द वोल्टेज डिवाइडर वाला फॉर्मूला, R1/R1 प्लस R2 इंटू VA। जब तक ये रेशियो सेम रहेगा तब तक तुम्हारा वी आउट चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर तुम बढ़ाओ या डिक्रीज करो, दोनों को दो तो सेम वैल्यू, तो रेशियो चेंज नहीं करता, तुम्हारा वी आउट वही रहता है। ये फॉर्मूला वोल्टेज डिवाइडर में यूज करते हैं यूजुअली। ऑन वेरिएंट 11 भी डिफरेंट होता है, वेरिएंट 13 भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते, वही होते हैं वो, तो उसमें कुछ मसला नहीं है। तुम्हें जो सा करना हो तुम कर लो, उसकी टेंशन नहीं है। एन एक्टिनियम न्यूक्लियस has a nucleon number of 227 and proton number of 89, ठीक है। It decays to form a radium nucleus emitting a beta minus particle and an alpha particle in the process. What are the nucleon number and proton number of this radium nucleus? हाँ भाई, do the calculation, tell me। एक बीटा माइनस पार्टिकल और फिर एक अल्फा पार्टिकल से डिके करता है। अब्दुल हादी बी कह रहे हैं फिर। ओके, सो इट इज बी। 227 और क्या था, 89 था, ठीक है। जो भी है ये एक्टिनियम, एक्टिनियम का पता नहीं सिंबल क्या होता है, लेट्स से एक्स। अच्छा, जब बीटा माइनस डिके होता है तो हमें पता है न्यूक्लियन नंबर को कुछ नहीं होता, प्रोटॉन नंबर +1 हो जाता है, राइट। सो दैट विल कम बाय, एंड देन दिस इज गोइंग टू अंडरगो जो है वो अल्फा डिके। सो अल्फा डिके में क्या होता है, ये हो जाएगा 227 minus 4, 223, 90 minus 2, that is 88, and whatever this is, radium, ठीक है। So 223 and 88. Which statement is not correct? A is incorrect. A meson consists of two quarks, a quark and then antiquark. A proton is a baryon, ठीक है। A quark is a fundamental particle, सही है। There are 6 flavors types of quark, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे ये समर 22 क्वेश्चन पेपर 13 खत्म होता है।